नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर आशीर्वाद। कैसे दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अभी आ गए होंगे। जी हाँ, बताइए मेरी आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंच रही दोस्तों आप तक, और हम जुड़े हैं कि नहीं, कनेक्ट हुए हैं कि नहीं ऑडियो वीडियो वाइज दोस्तों। बताइए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है दोस्तों, बुलंद आवाज़ चलती रहे आप तक दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों सेशन की आपके साथ। शुरुआत करेंगे अपने सेशन की दोस्तों। इस संसदीय एबीसी की बात करूंगा दोस्तों मैं आपके साथ। यहाँ पर फटाफट लाइक और शेयर का बटन दबाओ दोस्तों, लाइक और शेयर का बटन दबाओ मेरा। चलिए, सो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट बिल्स। क्या क्या बिल रखे जाने वाले हैं, क्या बिल रखे गए हैं या पास होने की बात चल रही है दोस्तों। बात करेंगे क्या क्या बिल है हमारे पास। संसद की एबीसी कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, एबीसी हम सब जानते हैं। यहाँ पर मैं संसद नहीं पढ़ाने वाला आपको। यहाँ संसद की मेरी एबीसी होती है हमेशा, आप जानते हैं, एक्ट बिल एंड कमेटीज़, जो लगभग 2 सालों से चल रहा है सेशन आपके साथ मेरा लगातार। ये जब भी संसद चलती है तो उसके अंदर जो भी एक्ट आते हैं, जो भी एक्ट पास होते हैं, या जो बिल रखे जाते हैं, या स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें मैं डिस्कस करता रहा हूँ आपसे दोस्तों यहाँ पर। तो आज फिर हम बात करेंगे आपसे। और मैं देखा लास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चन थे एग्जाम में, उससे पहले भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं आपके इन एक्ट बिल और कमेटी से दोस्तों। तैयार रहिएगा, सेशन काम का है दोस्तों आपके लिए। फटाफट बताइए मेरी आवाज़ पहुँचेगी नहीं पहुँच रही आप तक, और हम वेल कनेक्ट हो पाएँ कि नहीं हो पाएँ दोस्तों। ठीक है, चलिए सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्या क्या बिल हैं दोस्तों, कौन कौन से बिल हैं। तो देखिए, इस बार पार्लियामेंट का सेशन थोड़ा छोटा सेशन है कोविड के चलते काफ़ी, और इतना हंगामा हो रहा है, लगता नहीं बहुत ज़्यादा बिल पास हो पाएंगे। दोनों हाउस में बहुत हंगामा है, जम के हंगामा हो रहा है। तो ऐसे में सरकार वैसी बैकफुट पे चल रही है। ये स्पाईवेयर का मामला आ गया, अभी समाचार समूह पर रेट पड़ गई, आईटी की रेट पड़ गई, इलेक्शन कुछ राज्यों में बड़े इलेक्शन हार चुकी है सरकार, तो थोड़ी बैकफुट पे है इस समय। इकोनॉमिक रूप से थोड़ा सा बैकवर्ड चल ही रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डेटा अच्छे नहीं आ रहे हैं, सरकार के फेवर में नहीं आ रहे हैं अभी। तो सरकार चाहती है इमेज बना के रखी जाए, अच्छी बना के रखी जाए, और विपक्ष लगातार चाहता है कि अच्छा मौका है सरकार को घेरने का। वो भी समझ रहा है कि सरकार बैकफुट पे है, सरकार को घेरा सकता है इस समय ढंग से, तो पूरा प्रयास विपक्ष भी कर रहा है। संसद बड़ी मज़ेदार सी होती दोस्तों। मैं लगभग 3 साल के आसपास जुड़ा रहा हूँ मैं डिफरेंट चैनलों से, संसद संबंधित चैनलों से, और एक अच्छा नोट किया वहाँ पर रह के सीखा, वहाँ की रिपोर्टिंग करना सीखा, संसदीय शब्दावली को बहुत करीब सीखा दोस्तों मैंने। आइए शुरुआत करते हैं संसद की एबीसी के बारे में चर्चा करें आपके साथ। क्या है एबीसी में हमारे, और कौन कौन से बिल हमको चर्चा करने हैं। देखिए, बिल तो बहुत सारे रखे जाएंगे, ऑफकोर्स बिल तो काफ़ी सारे रखे जाएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे बिल हमारे यहाँ बहुत। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज अपने इस लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं कुछ बिल्स के बारे में दोस्तों। और जिनमें से मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, आज जो बिल मेरे पास हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये 7 बिल या एक्ट या मॉडल एक्ट सरकार ने जो रखे हैं। कुछ एक्ट हैं, इसमें एक्ट दिख रहा होगा, मॉडल एक्ट है, वो सरकार संसद को पास नहीं करना है, वो सिर्फ एक्ट है। वो जैसे कि नंबर पर आप देख रहे हैं, मॉडल टेनेंसी एक्ट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक्ट है। चूँकि ये केवल एक मॉडल एक्ट है, क्योंकि टेनेंसी जो है वो राष्ट्र सूची का विषय होता है। आइए चर्चा करें 7 बिलों के बारे में दोस्तों आपके साथ। पूरा वीडियो तैयार है अपना, बात करेंगे आपसे। चलिए, तो एसेंशियल डिफेंस सर्विस, इसको हम करंट अफेयर्स में देख चुके हैं दोस्तों। मॉडल टेनेंसी बिल, पॉल्यूशन वाला बिल काफ़ी करंट अफेयर्स में चर्चा रह चुकी है। इंसॉल्वेंसी पे चर्चा हो चुकी है। फूड मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स सही पढ़ चुके हैं वैसे हम कहें तो। करंट अफेयर्स में लगभग सारे बिल हम पढ़ चुके हैं अपने यहाँ पर। कोई बात नहीं, एक बार क्विकली स्कैन कर लेंगे, सारे बिल आंखों से गुजर जाएं अपने यहाँ पर, उनकी हिंदी इंग्लिश सामने आ जाए, स्क्रीनशॉट ले पाएँ आराम से आप। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फटाफट लाइक और शेयर कर दो दोस्तों एक बार और, जिससे हम शुरू कर पाएँ इस सेशन को अपने। चलिए, आइए, पहला है सर आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश। ये ऑर्डिनेंस है दोस्तों, जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं। ये एक ऑर्डिनेंस की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। ये ऑर्डिनेंस पास किया था सरकार ने भी कुछ दिनों पहले ही, जून लास्ट वीक में, और अभी बिल की फॉर्म में रखा जाएगा संसद के अंदर। आप जानते हैं ऑर्डिनेंस आर्टिकल जारी होता है 123 के तहत, अध्यादेश जारी होता है, और उसे संसद से पास करना ज़रूरी होता है। जैसी संसद बैठती है उसके 6 हफ्ते के अंदर या 6 वीक के अंदर उसको पास करना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करेंगे सरकार उसको पास करना चाहेगी यहाँ पर। ठीक है, अभी ऑर्डिनेंस क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं आपके साथ। ऑलरेडी चर्चा हम करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, एक बार क्विक स्कैन हो जाए पूरे ऑर्डिनेंस का दोस्तों।
एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस दोस्तों, आइए अब बात करें पहले। पहला नंबर 7 में से पहला हमारा है सर एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस, आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश। अगर बात करें सर, इसको हमने ऑर्डिनेंस कब जारी किया सरकार ने? 30 जून को जारी किया दोस्तों ऑर्डिनेंस, यहाँ पर 30 जून को जारी किया गया था। यहाँ पर ये कहता है जनाब, जो सरकार की डिफेंस सर्विसेज हैं, जहाँ हथियार बनते हैं सरकार के, टैंक, गोला बारूद, मिसाइलें, बंदूकें बनती हैं जहाँ पर, या जहाँ ऐसे सेंटर हैं जो सैनिकों को सेवाएं देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं देते हैं, या उनको कई प्रकार की और सर्विसेज चाहिए होती हैं, सप्लाई करते हैं, खाना बनाने की कैंटीन से उनको सप्लाई करते हैं, तो डिफेंस में जो भी आपको आवश्यक सेवाएँ होती हैं वो आप दे रहे हैं। ऐसे सेंटर पर, ऐसी फैक्ट्रीज़ पर, ऐसे उत्पादन ग्रहों पर, ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हड़ताल करना, जी हाँ, स्ट्राइक करना, तालाबंदी करना, छटनी करना को प्रतिबंधित किया गया। जी हाँ, आप नहीं निकाल सकते हैं लोगों को, ना हड़ताल वो कर सकते हैं, ना तालाबंदी कर सकते हैं, ना ही वहाँ से लोगों की छटनी की जा सकती है, ना ही लोगों को ले ऑफ कर सकती है सरकार बड़े स्केल पे। जी हाँ, ये बिल मना करता है एक प्रकार से एक बार काम करने से, यानी हड़ताल का अधिकार आपसे छीन लेता है ये। इस बिल की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, की पॉइंट क्या है बिल के अंदर, अगर हम बात करें, पहली बात तो क्या होती हैं आवश्यक रक्षा सेवा से डिफाइन किया गया है। इस बिल में डिफाइन किया गया है क्या होती हैं आवश्यक रक्षा सेवाएं, क्या क्या होती हैं, आपके नाम से स्पष्ट पूरा याद नहीं करना दोस्तों, क्या होती हैं रक्षा सेवाएं आवश्यक, ऐसी पूछ लेंगे तो यार जहां हथियार बनते होंगे, यानी कि जहां निर्माण होता होगा, रक्षा के लिए जो वस्तुएं चाहिए उनका निर्माण होता होगा सर, जहां इस्टेब्लिशमेंट हो, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, प्रोडक्शन होता होगा चीज़ों का, या फिर सरकार की फैक्ट्री है, कोई टैंक वैंक बनते हैं, सशस्त्र बलों के लिए कोई हथियार बनते हैं, ठीक है सर, या फिर वो सेवाएं जो सेवाएं देते हैं हम लोग वो हो वहाँ पर, जैसे हम का एग्जाम्पल समझाऊँ, सैनिकों को यहाँ से वहाँ तक ले जाना है तो रेल लेके जाएगी या गाड़ी लेके जाएगी, तो गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट जो संस्था है वो भी शामिल होगी इसके अंदर, वो सर्विस दे रही है सैनिकों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, उनके लॉजिस्टिक खाना पैक करा के ले जा रहे हैं उनके लिए, वो भी एक सेवा देने वाली कंपनी है, वो भी आएगी इसके दायरे में। तो जहाँ प्रोडक्शन होता है हथियारों का, सैनिकों के लिए चीज़ें बनती हैं, और जहाँ सैनिकों को सेवा देने की शॉप होती हैं, वो सब आएंगी दोस्तों आपकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में। तो क्या क्या होता है डिफेंस सर्विसेज, उसको डिफाइन किया गया पहले पैराग्राफ में सर। यहाँ पर ये डिफाइन किया गया क्या है डिफेंस सर्विसेज, किस किस को हम शामिल करेंगे। यहाँ पर क्या मना किया गया है, हड़ताल करने से। हड़ताल किसे कहा जाएगा वो डिफाइन किया गया सेकंड पैरा में। हड़ताल किसे कहा जाएगा वो डिफाइन किया गया है सर। हड़ताल क्या है, एक साथ काम करने वाले लोगों के संगठन का काम का बंद करना। जी हाँ, एक साथ आप काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, आप एक सडनली काम बंद कर दें एक साथ, तो सेसेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन एक्टिंग टुगेदर, एक साथ काम बंद कर दें, वो कराएगी हड़ताल दोस्तों। यहाँ पर इसमें क्या क्या हो सकता है, सब लोग एक सामूहिक कैजुअल लीव ले लें कि भैया हमें छुट्टी चाहिए, सब लोग सामूहिक छुट्टी पे चले जाएं सब एक साथ, या फिर लोगों का काम जारी रखने या रोज़गार मंजूर करने से एक साथ इनकार करना कि भैया हम नहीं आएंगे आज जाइए, छुट्टी पे जा रहे हैं हम लोग आज। लोगों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकता है 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 20 लोग कह रहे हैं हम नहीं करना चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं। इसके अंदर पार्शियल स्ट्राइक भी हो सकती है सर। इसके अंदर ओवर टाइम करने से इनकार करना, ओवर टाइम करने को कहा गया उससे आप इनकार कर रहे हैं अगर, ठीक है, ऐसा कोई बिहेवियर, ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई कंडक्ट जिससे सेवा मिलती है और रक्षा सेवाएं रुकती हों, आप अगर वो काम कर रहे हैं जिससे फैक्ट्री प्रोडक्शन रुक जाता है, चाहे आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आप दूसरे को काम करने से मना कर रहे हैं, आप बीमार हो जाने का बहाना कर रहे हैं, आप ओवर टाइम करने से मना कर रहे हैं, कुछ भी है जिससे फैक्ट्री का काम रुकता है, तो आपकी कहा जाएगी स्ट्राइक है। जी हाँ, आप स्ट्राइक पर कहे जाएंगे उसके बाद, ठीक है सर। दूसरा, तालाबंदी छटनी प्रतिबंध लगाया गया। तो हड़ताल में तालाबंदी व छटनी प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इन इकाइयों में ना तो हड़ताल हो सकेगी ना तालाबंदी हो सकेगी, क्योंकि आप समझिए इंपॉर्टेंट बात है, सरकार मना कर सकती है, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है कि आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को लगता है कि हथियार फैक्ट्री हथियार बनना बंद हो गए तो भैया देश की सुरक्षा पे खतरा आ जाएगा, देश की सोवरेनिटी पे खतरा आ जाएगा, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, डिसेंसी बिगड़ सकती है, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, जनता शालीनता नैतिकता असर पड़ सकता है। तो सरकार आपको स्ट्राइक करने से रोक सकती है, सरकार लोगों को निकालने से रोक सकती है, छटनी करने से रोक सकती है। क्या बात स्पष्ट है दोस्तों। तो सरकार को रोका गया है, पर सरकार को कहा गया है कि आप कर सकते हैं, काम बंद नहीं होना चाहिए फैक्ट्री का, ये ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया स्ट्राइक नहीं होगी, उसके बाद स्ट्राइक कोई कर रहा है, सरकार ने आदेश जारी कर दिया स्ट्राइक नहीं होगी इस फैक्ट्री में, और उसका कोई स्ट्राइक कर रहा है अगर, तो वो क्या होगी उस केस में, वो इनलीगल हो जाएगी दोस्तों, अवैध हो जाएगी स्ट्राइक, और अवैध हो गई तो निश्चित तौर पर आपको फिर
सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। हाँ, लेकिन बिजली की कमी हो गई, पावर शॉर्टेज हो गया, लाइट ही नहीं है, 10 दिन लाइट नहीं आने वाली है, फैक्ट्री में बैटरी ख़त्म हो गई सारी की सारी, या फिर कोई आपदा आ गई, बीमारी आ गई, फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है, तो इस केस में आप छटनी कर सकते हैं या फिर कैजुअल लीव दी जा सकती है, तो लागू नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आप स्ट्राइक करें, छुट्टी लें, छटनी करें, तो सब पे लागू होगा ये नियम दोस्तों। हाँ, इन 2 केसों में, कब बिजली कमी है, पावर शॉर्टेज है या फिर नेचुरल डिजास्टर है, इन दोनों केसों में छटनी भी की जा सकती है, लोगों को काम पे आने से रोक भी सकते हैं, कैजुअल लीव भी दे सकते हैं लोगों को आप, वो हड़ताल या तालाबंदी में शामिल नहीं होगा, उस समय कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आप अगर उल्लंघन करते हैं कानून का, सरकार ने कह रखा छुट्टी नहीं लेंगे और छुट्टी ले रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो आप पे जुर्माना होगा दोस्तों, 1 साल तक की कैद, 10,000 का जुर्माना या दोनों। ठीक है, यानी जो व्यक्ति इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 साल की कैद हो सकती है, 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे लोग जो हड़ताल के भड़का रहे हैं, जो लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को, उनके लिए भी सरकार ने 2 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना या दोनों प्रावधान किए हैं सरकार ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ठीक है, इसमें नौकरी से निकाला भी जा सकता है लोगों को, कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और उस कर्मचारी को नौकरी से निकाला भी जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ पर बात समझ आ रही है आपको। यहाँ पर आगे बढ़ी एक चीज़ सुन लीजिए दोस्तों, अब आप नौकरी से निकाल रहे हैं किसी को, अब नौकरी से निकाल रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं नौकरी से, लेकिन इस बारे में बिना जांच के आप निकाल सकते हैं। अगर जांच करना बहुत व्यवहारिक नहीं है तो आप निकाल सकते हैं बिना जांच के, बिना कैसा चाहिए मुझे यहाँ पर, बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी जांच के आप फायर कर सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात, आपको लगता है कि जांच में मुश्किलें हो सकती हैं या जांच करने से कुछ बातें सही बाहर आ जाएंगी, व्यवहारिक नहीं लग रहा आपको, मत कीजिए जांच, निकाल दीजिए नौकरी से, कोई नहीं कहेगा आपको। जी हाँ, अथॉरिटी को अधिकार दिया गया है डिफेंस कंपनी की कि आप नौकरी से निकाल सकते हैं बिना जांच के ऐसे लोगों को जो हड़ताल, तालाबंदी, छुट्टी पे जा रहे हैं, बिना बताए, बिना कारण के, उनको आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसे अपराध जो होंगे वो ऑर्डिनेंस विल कॉग्निजिबल, ये जो ऑर्डिनेंस है सर क्या कहता है, जो अपराध होंगे नॉन बेलेबल होंगे और संज्ञेय होंगे, यानी कि पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, कोई जज के वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, और गैर जमानती आपको जमानत भी नहीं मिलेगी इस अपराध में। दोस्तों ये जुड़ा है देश की सेवा के साथ, रक्षा के साथ। क्लियर है हमको यहाँ पर बातें? क्या ये बातें स्पष्ट हो रही हैं दोस्तों? यहाँ तक बताइए फटाफट मुझे आपको, क्या ये बातें स्पष्ट है क्या नहीं? ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छी बात है सर। ठीक है, अच्छा एक काम याद रखिएगा दोस्तों, एक काम याद रखिएगा, भारत सरकार ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, इसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक और कानून में संशोधन कर दिया है। सुन लीजिए, यहाँ पर काम का पॉइंट है। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए सरकार ने क्या किया है, औद्योगिक विवाद एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 47 में बदलाव कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया है, और वहाँ जोड़ दिया है किसे, आवश्यक रक्षा सेवाओं को जोड़ दिया है। इन्हें कहा गया एसेंशियल सर्विस है ये भी, इनमें आप डिस्प्यूट नहीं होगा, इनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये काम हमेशा चलता रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, अध्यादेश के ज़रिए इस कानून में अमेंडमेंट किया है, और हमने वहाँ क्या जोड़ दिया अमेंडमेंट करने के बाद, आवश्यक रक्षा सेवाओं को हमने मान लिया है ये आवश्यक जनसेवाएँ हैं, इन्हें जोड़ दिया गया। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी काम करते हैं तो नोटिस देना ज़रूरी होगा, आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, आवश्यक वस्तुएं मानी जाएंगी, आप जो उत्पादन कर रहे हैं आप इसको नकार नहीं सकते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ ये पहला वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ऑर्डिनेंस है, बिल की फॉर्म में आएगा, जल्दी पास किया जाएगा दोस्तों। सही है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बने रहिए मेरे साथ। अगला टॉपिक पे आने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट बिल के ऊपर जो है दोस्तों आपके लिए ये मॉडल टेनेंसी एक्ट दोस्तों। आइए बात करें किराया, आदर्श किराया अधिनियम कह लीजिए, किराएदार की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। ये एक्ट है, आप कहेंगे सर ये पास हो गया लगता है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, जो पास नहीं हो तो बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है, जो पास होता है तो अधिनियम या एक्ट कहलाता है। तो ये तो एक्ट है, ये तो अधिनियम है सर, ये विधेयक तो नहीं है, तो पास हो गया मतलब? जी नहीं, समझिएगा अंतर क्या है। पहली बात तो समझिएगा, बता दूं मैं आपको यहाँ पर, इसको लाइन को पढ़ लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ, समझिएगा। ये रेंटल हाउसिंग, जो आप किराए पे प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, कोई हॉल वॉल, कोई दुकान किराए पे ली हो, कोई ऑफिस किराए पे लिया हो, या घर या कोई आपने फ्लैट किराए पे लिया हो, तो रेंटल हाउसिंग जो होती है सर, ये किसका विषय होता है? स्टेट का विषय होता है, क्योंकि भूमि सुधार, किराए पे नियंत्रण संविधान की स्टेट लिस्ट में आते हैं।
तो किराए पर नियंत्रण, कितना किराया, कब कौन लेगा, कैसे एग्रीमेंट बनेगा मकान मालिक किराए के बीच, ये सब किस में आते हैं, राज सूची में आते हैं। तो स्टेट बनाएगा लॉ अपने यहाँ पर, लेकिन स्टेट अपने यहाँ लॉ बना पाने में असफल रहे हैं। यानी आज भी हमारे यहाँ मकान मालिक और किराएदार के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लीगलाइज या बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा माननीय, इन्फोर्सेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो बहुत नुकसान होता है लोगों को इससे। अब केंद्र ने कहा ठीक है हम एक यूनिफॉर्म लॉ बना के दे देते हैं, हमने बना दिया यूनिफॉर्म एक्ट, राज्य सरकार ले जाएं एक्ट को और अपने यहाँ लागू कर लें। यानी राज्य सरकारें बना पाने में फेल रही, अपने अपने कानून बनाने चाहिए थे उनको, स्टेट सब्जेक्ट है, वो फेल रही, कोई बात नहीं, हम बना के आपको एक आदर्श कानून दे देते हैं, आप अपने अपने नाम से इसको लागू कर लो। जैसे मैं कहूँ मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 आ गया, अब इसको राजस्थान सरकार ले गई, तो राजस्थान सरकार क्या कहेगी, द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 2021, MP टेनेंसी एक्ट 2021, द यूपी टेनेंसी एक्ट 2021, यानी कि हर सरकार इसमें अपना नाम लगाकर इसको जारी कर सकती है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है संसद में पास नहीं होगा, एक आदर्श मॉडल है, बाकी देश राज्यों को उसको लागू करना है। ठीक है दोस्तों, चलो सर आगे चलते हैं। तो ये मॉडल एक्ट में क्या है सर, सुनिएगा आराम सुनिएगा, 3-4 पॉइंट बहुत काम के हैं। मॉडल एक्ट क्या कह रहा है, जब राज्य लागू करते हैं नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन ये बना के दे दिया गया है। मॉडल एक्ट क्या है दोस्तों, रिक्वायर्स द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो किराएदार और मकान मालिक है, कि वो एक लिखित एग्रीमेंट करेंगे सर। बिना एग्रीमेंट के आप कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं देंगे, चाहे हाउसिंग हो या कमर्शियल हो, लिखित एग्रीमेंट होना ज़रूरी होगा सर, हस्ताक्षर करें। इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, भैया किराया क्या है, क्या रेंट है, क्या उसमें किराएदारी की अवधि कितनी है, 11 महीने, 2 साल, 3 साल, और बाकी शर्तें लिखी होंगी उसके अंदर, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, कितना सिक्योरिटी दे रहे हो वो लिखा जाएगा दोस्तों। तो हाउसिंग आप लेते हो 2 महीने की सिक्योरिटी, और आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हायर करते हो, दुकान ऑफिस किराए पे लेते हैं, तो 6 महीने का आपको यहाँ पर देना होगा एडवांस डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट दोस्तों, ये कहता है ये एग्रीमेंट। इसके अलावा और क्या कहता है एक्ट दोस्तों, इसके अलावा ये एक्ट कहता है दोस्तों कि यहाँ पर किराएदार को आप कब निकाल सकते हो। जी हाँ, एविक्शन कब कर सकते हो किराएदार का, कब हो सकता है किराएदार को निकालने का। पहला, जिस किराए पे सहमति बनी थे उससे देने से मना कर दिया, आपने कहा था भैया हर महीने देना 5,000 रुपये किराए के, नहीं दे रहा, जाओ जो करना है कर लो, तो आप निकाल सकते हो, बेदखली करा सकते हो उसकी। 2 महीने से अधिक समय तक किराया नहीं दिया उसने, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गया, किराया नहीं दे रहा, निकाल सकते हो उसको आप आराम से। लिखित सहमति के बिना उसने कब्जा कर लिया एक कमरे पर या पूरे घर पर, आपको भी निकाल दिया, आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो आप बेदखली का नोटिस ला सकते हो उसके लिए। या फिर मिसयूज ऑफ प्रीमाइस डिस्पाइट रिटर्न नोटिस, जी हाँ, उसने लिखित नोटिस के बावजूद परिसर का दुरुपयोग किया, गंदगी की, वहाँ पर असामाजिक तत्वों को बुला लिया उसने, रात को हंगामा कर रहा है, किसी प्रकार से वो मिसयूज़ कर रहा है, शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसकी बेदखली कर सकते हो। किराया ना देना, कब्जा करना आपके परिसर पे या उसका दुरुपयोग करना, इसके लिए बेदखली लाई जा सकती है। आप निकालने का नोटिस के लिए जा सकते हो। कहाँ जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, विवाद का निर्णय कहाँ होगा दोस्तों, याद रखिए ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि ये जो मॉडल एक्ट एस्टैब्लिश करता है कि 3 टियर क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट एडजुडिशन मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 स्तर का एक न्यायिक विवाद निर्णय तंत्र तैयार किया जाएगा। यानी डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होंगे, 3 बॉडी बनाई गई है, 3 हायरार्की तैयार होंगी दोस्तों। सबसे नीचे होगा रेंट अथॉरिटी, सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर होगा रेंट कोर्ट, और सबसे ऊपर होगा रेंट ट्रिब्यूनल दोस्तों। तो 3 स्तर पे होगा, कोई हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, लो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले आप 3 स्तर पर निपटेंगे। ठीक है सर, याद रखिएगा, क्लियर कहा गया है कि रेंट के जो मामले होंगे किसी भी तरीके से सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, सिविल कोर्ट नहीं देखेगा इनको, ये कोर्ट बनाई जाएंगी यही देखेगी, और उसके ऊपर सीधा हाई कोर्ट होगा, मतलब सीधी बात ये है, उसके ऊपर हाई कोर्ट देखेगा, मामला उलझता है तो यहाँ पर 3 स्तर पे कोर्ट बनेंगी सर, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और फिर रेंट ट्रिब्यूनल दोस्तों। ठीक है, 3 अथॉरिटी होंगी यहाँ पर। अभी कौन कौन होगा वो जान लेते हैं इसके अंदर दोस्तों, कौन कौन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो वी हैव रेंट अथॉरिटी होगी, रेंट कोर्ट होगा एंड रेंट ट्रिब्यूनल होगा, और नो सिविल कोर्ट विल हैव टू बी जुडिशियल ओवर मैटर्स, इसमें किसी भी सिविल कोर्ट का उस पर अधिकार नहीं होगा, क्षेत्राधिकार नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट, रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट में बी एस्टैब्लिश बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जी हाँ दोस्तों, कौन बनाएगा इनको बनाएंगे जिला कलेक्टर। जी हाँ, तो नीचे की 2 बॉडी जो हैं, जो 2 बॉडी है नीचे की, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट, सबसे ऊपर रेंट ट्रिब्यूनल, फिर RC, फिर RA अथॉरिटी, ACT याद करना, ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, सबसे नीचे A, फिर C और फिर T। जी हाँ, एक्ट ऐसी बनता है एक्ट, तो एक्ट ऐसी बनेगा दोस्तों, उसके ऊपर रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट कोर्ट, रेंट अथॉरिटी, सबसे नीचे अथॉरिटी आएगी सर। तो ACT एक्ट है अपनी भाषा में ये,
तो यहाँ पर ए मतलब अथॉरिटी, सी मतलब कोर्ट, टी फॉर ट्रिब्यूनल, के ऊपर ट्रिब्यूनल होगा। तो नीचे वाले दोनों जो हैं वो कौन बनाएगा सर, वो बनाएंगे डीएम साहब। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाएगा उसको यहाँ पर राज्य सरकार की परमिशन से। सबसे ऊपर जो होगा रेंट ट्रिब्यूनल जो होगा दोस्तों, उसे कौन बनाएगा, उसे बनाएंगे वहां पर दोस्तों रेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, उसे राज्य सरकार बनाएगी हाई कोर्ट से चर्चा करने के बाद। यानी रेंट ट्रिब्यूनल बराबर हो जाएगा सिविल कोर्ट के, और इसके खिलाफ अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी फिर सीधे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होगा, RARC अथॉरिटी, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर जाएगा मामला हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ठीक है ना। सबसे नीचे ये दो बॉडी जो होंगी दोस्तों, दोनों बॉडी जो होंगी नीचे वाली वो बनाएंगे डीएम साहब विद द कंसल्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जो बॉडी होगी यानी रेंट ट्रिब्यूनल उसे बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो हाई कोर्ट की सलाह से बनाई जाएगी बाकी बॉडी आपकी, ठीक है दोस्तों। तरुण जी बता ही रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर ये कौन बनाएगा बता ही रहा हूं दोस्तों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये तो हो गया बात, ये इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। तो कब किराएदार को निकाल सकते हैं, किराएदार और मकान मालिक के बीच कैसे एग्रीमेंट होगा। RARC क्लियर हो गया आपको, RARC कलेक्टर साहब बनाएंगे, RT स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द कंसर्निंग स्टेट हाई कोर्ट चर्चा करने के बाद, और RT के बाद कहीं जाना है आपको तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, याद रखिएगा। कैबिनेट ने दोस्तों 2 जून 2021 को इस बिल को अप्रूवल दिया था, एक्ट को अप्रूवल दे दिया है। अब ये राज्यों के ऊपर है दोस्तों, अब ये राज्यों के ऊपर वो लागू करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। याद रखिए संसदीय पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है, ये एक मॉडल एक्ट है। जब भी मॉडल शब्द लिखा हो दोस्तों समझ जाओ आदर्श कानून, ऐसे हम कहें मॉडल APMC एक्ट, तो मॉडल APMC वो राज्यों को लागू करना है तो करें वरना ना करें, लेकिन यहाँ पर है मॉडल टेनेंसी यानी राज्यों को लागू करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, ठीक है दोस्तों। या राज्य चाहें तो अपना खुद का बना लें, इसको कॉपी कर लें, या इसको कुछ और कुछ अपना बना लें, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन और नो इम्प्लीमेंटेशन। राज्य चाहें तो पूरा अपना सकते हैं, आधा अपना सकते हैं, या खुद का नया बना सकते हैं वो लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या प्रयास करता है एक्ट, सुन लीजिए फटाफट स्पीड में। ये चाहता है भैया स्पीडी जुडिक्शन हो जाए, यहाँ पर विवादों निपटान तुरंत हो जाए, तुरंत निपटान हो जाए विवादों का सर। इसके अलावा सर रेगुलर रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस, जी हाँ, ये चाहता है कि किराए पे दिया सके, प्रॉपर्टी खाली पड़ी हैं। हुआ क्या है हमारे यहाँ शहरों में प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं, मकान मालिक नहीं देते हैं किराए पर, क्यों, उनको डर होता है कब्जा ना कर ले। अगर उनको एक लीगल अधिकार उनके पास है तो ऐसे में शायद जो प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं, घरों की समस्या शायद कुछ हद तक हल हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों, सरकार का मानना है। तो किराएदार के अधिकार, मकान मालिक के अधिकार, किराए को रेगुलेट करना और एक त्वरित निवारण तंत्र तैयार करना, ये इस बिल के मोटे मोटे गोल हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ ये बिल आपको क्लियर होगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है दोस्तों, अब ये जाएगा राज्यों के पास। क्या मेरी बात स्पष्ट है दोस्तों? यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ठीक है दोस्तों, हर जगह होंगी तीनों चीज़ें, हर जगह होगा दोस्तों, ठीक है। तो रेंट, ठीक है, ये उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, चलिए प्लीज़। तीसरा आते हैं दोस्तों, तीसरा बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है, बार बार ऑर्डिनेंस आता है, बार बार पास नहीं होता है, बार बार कैंसिल हो जाता है, कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे शायद इस बार पास हो जाए, शायद इस बार अकल आ जाए हमारे सांसदों को और एक बिल पास कर दें। दिल्ली की हवा बहुत ख़राब हो रही है। नाम क्या है दोस्तों ऑर्डिनेंस का? ये ऑर्डिनेंस है लास्ट ईयर अक्टूबर में लाया गया था, फिर विंटर सेशन चला तब पास नहीं हुआ, फिर विंटर सेशन फिर ऑर्डिनेंस जारी किया सरकार ने बजट सेशन में फिर पास नहीं हुआ, फिर बजट सेशन दोबारा आया, दोबारा में आता बजट सेशन, फिर रखा गया, फिर पास नहीं हुआ, सरकार ने रखा ही नहीं, मतलब ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर बजट सेशन खत्म हो गया, फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया सरकार ने, अब ये फिर ऑर्डिनेंस है। अब उम्मीद करते हैं शायद इस बार मानसून में पास हो जाए, वरना विंटर से विंटर फिर आने वाला है, फिर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, फिर दिल्ली में आसपास पराली जलेगी, फिर धुआं होगा, फिर हंगामा होगा, फिर कोर्ट को याद आएगी, फिर कोर्ट सरकार से कहेगी, सरकार फिर एक बिल पास करेगी, और फिर ये चक्र चलता रहेगा अंतहीन, महाभारत के समय के चक्र की तरह दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2021। बड़ा सा ये कानून है दोस्तों, नाम बड़ा सा है, उतना ही बड़ा कानून भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं आपके साथ, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। जो पहली बार सुन रहे हैं उनका स्वागत है, जो सुन चुके हैं उनके रिवीजन का स्वागत है। आइए 5 मिनट दीजिए, पहले बोर्ड पर चलना पड़ेगा मुझे, इसके लिए बोर्ड पर चलना पड़ेगा आपके साथ, पूरे मामले समझ लेते हैं दोस्तों।
देखिए जनाब, दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है हमारे आसपास का, यहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन भांति भांति के होते हैं। कोई जल पॉल्यूशन होता है, कोई नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, कोई एटॉमिक पॉल्यूशन होता है, कभी सॉइल पॉल्यूशन होता है, कभी लोगों का पॉल्यूशन होता है, कभी भीड़ का पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन अलग प्रकार के होते हैं। उसमें से एक होता है एयर पॉल्यूशन, जो आपकी नाक से जाके आपके फेफड़ों में जाके आपकी कोशिकाओं के जाके अंदर जाके वहाँ के उसके अंदर क्रोमोसोम में जाकर आपके डीएनए को म्यूटेट करता है। बीमार होते हैं, कैंसर पैदा होता है, लोगों को एलर्जी होती है, मौत होती है, बीमार हो जाते हैं, परमानेंट बीमार हो जाते हैं, एवरेज एज कम होती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एयर पॉल्यूशन बहुत ख़तरनाक है। लोगों की एवरेज एज कम होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है DAY, ढूंढने पर इसके DAY कम हो जाता है। डे नहीं है ये, डेजी कह लें, यहाँ पर DAY कह लें, DLY कह लेते अच्छा रहेगा, DLY। ये कुछ कम हो जाता है। क्या होता है, ढूंढने की बात में, चलिए आपके बाद ढूंढेंगे। एयर पॉल्यूशन खतरनाक चीज़ है सर, ठीक है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होता है कई कारणों से। हम एयर पॉल्यूशन रोक पाने में फेल रहे हैं, ठीक है। कई संस्थाएं, कई अथॉरिटी, कई पैनल, कई कमेटी, कई रिपोर्ट बनाई, कई इंडेक्स आए, कोई परिणाम नहीं हुआ। नीलबट्टे सन्नाटा पूरा काम। अब क्या किया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, आप कर क्या रहे हैं जनाब, आपसे कुछ नहीं बताइए, हमारा जज साहब जाएंगे, पता करेंगे क्या होता है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कैसे कम होगा। तो सरकार ने कहा नहीं जनाब, हम कुछ करते हैं, हम तुरंत कुछ करते हैं, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करते हैं। लास्ट अक्टूबर की बात है ये। सरकार तुरंत में एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, अध्यादेश लेकर आई, और उस अध्यादेश के जरिए दावा किया गया कि ये अध्यादेश अब ये आएगा, एक कमीशन बनेगा, एक आयोग बनेगा, और ये आयोग दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को ख़त्म कर देगा। ये दावा किया गया 1 साल पहले दोस्तों, ठीक है। क्या है पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर, पूरी कहानी सुन लेते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयोग सर, अभी जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस आया था, लास्ट टाइम कब आया था, 13 अप्रैल 2021 को आया था, ठीक है ना। उसका सेशन तो हुआ नहीं है, तब से चल ही रहा है ये। तो 13 अप्रैल 2021 को सेशन, बजट सेशन खत्म होने के बाद, जैसे बजट सेशन खत्म हुआ सरकार का 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया हम लोगों ने। तब से चल रहा है ऑर्डिनेंस से, 4 महीने हो गए लगभग, अब तो संसद में चालू हो गई है सर। क्या होगा सर, समझते हैं दोस्तों आपके संग। ऑर्डिनेंस कब आया था, अप्रैल 13 को। ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन, एक आयोग बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एक आयोग के बनाने की बात आई है, टू बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। सिंपल सी बात दोस्तों, सिंपल सी बात कि जनाब यह आयोग करेगा क्या, यह अध्यादेश कहता है एक आयोग बनाया जाएगा। उस आयोग का नाम बात करते हैं, यही नाम है उसका, ये बड़ा सा नाम है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा नाम ही नाम है इसका, ठीक है। कमीशन का नाम है पूरा ये आयोग क्या करेगा, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में सर एयर क्वालिटी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसी के बीच। अच्छा भाई, नगर निगम है, आम आदमी है, ये कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, ये किसान भाई हैं हमारे, या ये फैक्ट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन। रिसर्च करेगा भैया कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे पॉल्यूशन कम होगा। आइडेंटिफिकेशन करेगा कौन कौन से सोर्स हैं, और उनका हल निकालने का प्रयास करेगा, ठीक है सर। तो ये इसका मेन काम है आयोग का सर। अब एडजॉइनिंग एरिया कौन कौन से हैं सर, दिल्ली तो है ही है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो भी एनसीआर में आते हैं उन सब में लागू होगा सर ये। यानी कुछ कुछ इलाके ना, पूरा पंजाब नहीं, पूरा पंजाब नहीं, केवल कुछ भाग पंजाब का, कुछ भाग हरियाणा का, कुछ भाग यूपी का, कुछ भाग राजस्थान का, ये पार्ट इस पर लागू, उसमें लागू होगा ये काम सर, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए पहले से चली आ रही एक संस्था को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उस संस्था का नाम था दोस्तों, क्या नाम था, EPCA। EPCA हिंदी में कहते हैं दोस्तों हम लोग पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अथॉरिटी दोस्तों, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA को समाप्त कर दिया गया, जो बनाई गई थी 1998 में, और फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद रिवोक की गई थी। कुल मिलाकर EPCA अब समाप्त हो जाएगा इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद, इस कमीशन के आने के बाद। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, ख़त्म करिए इस संस्था को। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस आयोग का कामकाज क्या होगा, इस आयोग का फंक्शन क्या होंगे सर। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, कोऑर्डिनेट करना सर, ठीक है। किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करो भाई, सब सरकारों के साथ। ये लड़ते रहते हैं ना वरना आपस में, दिल्ली कहते हैं वो कांग्रेस सरकार, वो कहते हैं वो बीजेपी की सरकार, वो कहते हैं वो योगी साहब की सरकार। तो कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल नहीं हो पाता। अब यहाँ पर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन हो पाए, तो कोऑर्डिनेशन हो पाए राज्यों के बीच में, ये काम करना है सर। इसको प्लानिंग करनी है भैया कि कैसे पॉल्यूशन कम होगा, प्लानिंग करनी है इनको दोस्तों यहाँ पर कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर योजनाएं बनानी है इनको आराम से, समन्वय करना है सर, यहाँ पर समन्वय करना है, ठीक है सर। कोऑर्डिनेशन करनी है, प्लानिंग करनी है। इसके अलावा क्या करना है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, आखिर कौन कौन से कारक हैं एयर पोल्यूशन के सर, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट हैं, आपके प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं वो पहचानना है सर। वायु प्रदूषकों को चिन्हित करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना है कि आखिर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं सर, वो पहचानने हैं आपको दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा रिसर्च को बढ़ाना है, R&D करना पड़ेगा आपको, अनुसंधान करना पड़ेगा सर, ठीक है। लोगों को, अधिकारियों को आपको स्किल देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सर, वर्कफोर्स तैयार करनी पड़ेगी आपको, तो आपको स्किल पर्सन चाहिए, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को सर। और क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको पराली जलाने जैसे कामों पर ध्यान देना होगा, पौधे लगाए जाएं और पराली जलाने के मामले में ध्यान देना होगा, यानी स्टबल बर्निंग पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे काम करने होंगे आपको, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, प्लानिंग हो, पॉल्यूटेंट आइडेंटिफिकेशन हो, R&D हो, ट्रेनिंग हो, या फिर स्टबल बर्निंग पे ध्यान देना हो, ये सारे काम करने पड़ेंगे दोस्तों, ये आयोग का कामकाज होगा, ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है सर। एक मित्र हमारे कह रहे हैं तरुण सर कि यूज शुद्ध हिंदी और कंप्लीट इंग्लिश, पॉसिबल नहीं है दोस्त, बेटा पॉसिबल नहीं है, जाओ सो जाओ, गुड नाइट। पॉसिबल नहीं है यार, आपको लिखा हुआ है, मैं हिंदी बोलूँगा तो बिल्कुल समझ में मुझे भी नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोलूँगा तो मुश्किल हो जाएगा, बाकी लोग भी सुनना चाहते हैं, तो दोनों भाषाओं के लिए एवरेज बनाने का प्रयास करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, आराम से लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना चाहें, मेरा काम यहाँ भाषा सिखाना नहीं है, मेरा काम यहाँ कंटेंट देना है। कंटेंट प्रोवाइडर और लैंग्वेज लर्नर में अंतर होता है। तो आप भाषा सीखने आए हैं तो थैंक यू वेरी मच दोस्त, आप क्लास में बैठे रहे उसके लिए शुक्रिया। अगर आप कंटेंट सीखना चाहते हो बैठ सकते हैं मेरी क्लास में, कंटेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सुन लो बेटा आराम से। ठीक है, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या काम करना है, तो फंक्शनिंग क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, बहुत क्लियर चाहिए फंक्शन। ये पूछ सकता है एग्जाम में, अभी हाल में आयोग बनाया गया, इसके क्या क्या फंक्शन है और क्या दिल्ली पॉल्यूशन कम कर पाएगा, तो फंक्शनिंग क्लियर होना चाहिए। 6 पॉइंट दोस्तों, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, पॉल्यूटेंट, रिसर्च, ट्रेनिंग और क्या, स्टबल बर्निंग। 6 इसके फंक्शन है, याद रखिएगा, बिल में लिखे हैं, इन 6 को तो आप याद ही कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलो ये आपको फंक्शनिंग होगी, याद हो इसकी सर। पावर क्या है इसकी सर, आइए रोज पावर को डिकोड करते हैं, पावर में क्या क्या है इसकी सर। पावर बहुत शानदार पावरफुल इंसान है सर, ये क्या करेगा सर, ये ऐसी एक्टिविटीज़ पर रोक लगा सकता है जो एयर पॉल्यूशन फैला रही हैं। जी हाँ दोस्तों, रिस्ट्रिक्टिंग द एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंसिंग एयर क्वालिटी, जी हाँ, ऐसी गुणवत्ता प्रभावित करने वाले प्रतिबंध लगा सकता है सर, पहला काम। रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है सर, ये पहला काम रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो कचरा जला रहे हो, फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा हो, गाड़ियाँ चल रही हों, डीजल ट्रक आ रहे हों, कोई भी एक्टिविटी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रिस्ट्रिक्शन कर देगा। सेकंड, पॉल्यूशन की जांच, उन पर रिसर्च करना, जी हाँ, कौन कौन से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, शक्तियां हैं, जांच कर सकता है उनकी सर। तो इन्वेस्टिगेशन एंड कंडक्टिंग रिसर्च इनटू एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंपैक्टिंग एयर क्वालिटी, इन्वेस्टिगेशन करेगा सर। अच्छा तुम्हारी फैक्ट्री, अच्छा तुम्हारी फैक्ट्री लग रहा है जहाँ धुआं निकाल रही है बॉस, चलो हम आके जाँच करते हैं, वो जाके जाँच कर सकेगा, उसका अधिकार होगा, इन्वेस्टिगेट कर सकेगा वो। अच्छा सर, गाइडलाइन तैयार करना, उसको लगता है कि पॉल्यूशन इससे फैलता है, ओके काम करो यार, गर्मी है, अब जब दिवाली का टाइम आता है ना, पटाखे मत जलाओ चलो इस बार, अच्छा, और दिवाली का टाइम आता है ना, ये पावर प्लांट बंद कर दो, अच्छा दिवाली का टाइम आता है ऑड-इवन लागू कर दो। गाइडलाइन तैयार कर सकेगा ये गाइडलाइन तैयार कर सकेगा प्रिवेंशन के लिए, एयर पॉल्यूशन ना हो उसके लिए गाइडलाइन तैयार करना, ये काम कर सकेगा सर। संहिताएँ, कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइन इशू कर सकेगा सर ये, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा सर इन पॉइंट बात है, बहुत हंगामा किसान भाई हमारे कर चुके हैं ऑलरेडी इस मुद्दे पर। स्टबल बर्निंग, जी हाँ, द कमीशन में इम्पोज अ कलेक्ट एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन फ्रॉम फार्मर कॉजिंग पॉल्यूशन बाय स्टबल बर्निंग। जी भैया किसान भाई, आप पराली जलाते हो, इससे पॉल्यूशन होता है, दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है, दिल्ली में लोग मारे जाते हैं, मुआवजा दो, किसान से मुआवजा वसूलेगी कौन, ये आयोग। जी हाँ दोस्तों, किसानों से मुआवजा वसूल सकता है। किस बात का मुआवजा, तुम धुआं निकाल रहे हो, लोग मर रहे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लो मुआवजा दो, किसानों से। बहुत बड़े किसान भाई विरोध कर रहे हैं, हमारे फार्म लॉ वाले जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर, उसमें विरोध इस बात का भी शामिल था, दोस्तों।
ठीक है, मुआवजा कितना लेना है वो सरकार देखेगी यहाँ पर, लेकिन मुआवजा लगा सकते हैं दोस्तों ये लोग। ठीक है, इसके अलावा सर तो कॉम्पनसेशन ले सकते हैं किससे, फार्मर से ये लोग यहाँ पर सर। इशूइंग डायरेक्शन मैटर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रेगुलेशन विच विल बी बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पर्सन अथॉरिटी। जी हाँ, ये एक प्रकार से रेगुलेट करेंगे पूरे हमारे एनवायरनमेंट सेक्टर को, हमारे एयर पोल्यूशन सेक्टर को दोस्तों। ठीक है सर, ये इनके पावर हो गए दोस्तों। ठीक है, पावर हो गए। अब इनका जुडिक्शन कहाँ कहाँ होगा। अगर कोई और संस्था है, स्टेट गवर्नमेंट कोई आदेश जारी कर रही है अपने यहाँ पर, मान लो पंजाब में इनका आदेश चलता है, तो क्या पंजाब में इनका आदेश चलेगा या पंजाब सरकार का आदेश चलेगा। पंजाब में एसपीसीबी उसका आदेश चलेगा, दिल्ली में सीपीसीबी भी काम करती है, दिल्ली में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी काम करता है, दिल्ली में संस्थाएं काम करती हैं दोनों। अब दिल्ली में आयोग कमीशन भी आ गया, तो उसका जुडिक्शन क्या होगा, तो सुन लीजिए उसके बारे में क्लियर कहता है एक्ट। द कमीशन विल बी द सोल अथॉरिटी विद द जुडिक्शन ओवर द मैटर डिफाइंड द ऑर्डिनेंस। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर इससे बड़ी संस्था नहीं हो सकती, यानी अपेक्स बॉडी है, शीर्षस्थ संस्था है किसके बारे में दोस्तों, एयर पॉल्यूशन के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस भी मतभेद होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसका आदेश अधिक माना जाएगा दूसरे संस्था के आदेश से, यानी ये कई गुना बड़ा होगा डीपीसीबी, सीपीसीबी, यूपीसीबी, राजस्थान सीपीसीबी, स्टेट सीपीसीबी या पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहीं बड़ा होगा। तो केंद्रीय सीपीसीबी से, राज्य के पीसीबीसी से या उनके विधान निकायों से कहीं बड़ा होगा। आयोग का आदेश या निर्देश लागू होंगे। जी हाँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। राजस्थान का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने आदेश दिया निमराना में फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन लिमिट ये होगी, उसने आदेश जारी किया। निमराना बॉर्डर पर लगा हुआ है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर, वहाँ पर उसने फैक्ट्रियों का आदेश जारी किया। हरियाणा सरकार ने आदेश, हरियाणा के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि गुड़गांव में फैक्ट्री हैं वो रात में चल सकती हैं। आयोग को लगता है कि फैक्ट्री के रात में चलने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आयोग कहता है नहीं, फैक्ट्री रात में नहीं चलेंगी, फैक्ट्री केवल दिन में चल सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आयोग का आदेश हावी होगा गुड़गांव के लिए, बाकी राज्य के लिए हरियाणा का आदेश लागू रहेगा। लेकिन चूंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात होगी तो जो जो डिफाइन किए गए इलाके एनसीआर में होंगे उस पर आयोग का आदेश ज़्यादा प्रभावी होगा, बाकी इलाके पर हरियाणा सरकार का आदेश चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो मतभेद की स्थिति में, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसका आदेश लागू होगा, वो होगा आयोग का आदेश लागू होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आयोग मच पावरफुल होगा कंपेयर देन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुकाबले। चलो दोस्तों, प्लीज़ चैट बॉक्स में ना लड़ें दोस्तों, मैं सिर्फ बात कर रहा था 1 to 1। आप लोग परेशान मत हुआ करो, आप लोग ट्रोल मत करा करो किसी को, यार मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं ही ट्रोल काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ, तो आप लोग मत करा करो। मेरे छात्र लोग हैं, मुझे कहने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन आपको कहने का अधिकार नहीं है। आप उनके सहयोगी हैं, कलीग हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, आपको कहने का अधिकार नहीं है। कहने का अधिकार मैं गुरु होने के नाते कह सकता हूँ, आप लोग नहीं कह सकते इस बात को। ठीक है, मुझे डांटने का पूरा अधिकार है, अथॉरिटी है मेरे पास, डांट सकता हूँ किसी को मैं। आपको डांटने का, आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना ही करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर अध्यादेश की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। अब ये आयोग में होगा कौन कौन सर, वो देख लेते हैं क्लियर आपके संग। आयोग का स्ट्रक्चर कैसा, कंपोजिशन कैसा होगा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इस पे चेयरपर्सन साहब होंगे सर, ठीक है। ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी का अधिकारी होगा सर। एक फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल टाइम मेंबर सर। 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर होंगे सर, तकनीकी विशेषज्ञ होंगे सर। 3 मेंबर होंगे एनजीओ से आते होंगे, 3 मेंबर सर। और चेयरपर्सन मेंबर जो भी होंगे वो 70 साल या 3 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो जाए, रह सकते हैं। तो 70 साल या 3 साल का कार्यकाल उनका, विच एवर इज अर्लियर, वो रह सकते हैं सर। 3 साल का कार्यकाल मतलब ये आयोग 3 साल के लिए काम करेगा, 3 साल का इसका टेन्योर होगा। नए चेयरपर्सन आएंगे, नए मेंबर आएंगे 3 साल बाद। ठीक है सर, ये तो होगा मेंबर सर इसके कंपोजिशन। लेकिन कुछ इसमें एक्स ऑफिशियो भी होंगे। ये तो मेंबर हो गए सब इसके सर। एक्स ऑफिशियो मतलब जो अन्य पदों पर है वो इसके मेंबर भी होंगे। यहाँ पर अभी दिख रहा है आपको चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी है सर, फुल टाइम मेंबर हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, एनजीओ के मेंबर लोग आ गए। लेकिन इसके अलावा सर मिनिस्ट्रीज़ के लोग भी आएंगे, जैसे कि एक्स ऑफिशियो कौन कौन सर, केंद्र और राज्य सरकारों के मेंबर आएंगे सर। इसमें केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, राज्य सरकार अपॉइंट करेगी मेंबर अपने, होता मंत्री को अपॉइंट कर दे, अपने किसी अधिकारी को अपॉइंट कर दे वहाँ पर, तो वो राज्य का अधिकारी भी होगा और यहाँ भी अपॉइंट होगा। एक्स ऑफिशियो हो गया सर। सीपीसीबी, इसरो और नीति आयोग के टेक्निकल मेंबर भी शामिल होंगे इसके अंदर, यानी सीपीसीबी, इसरो और नीति आयोग भी अपने टेक्निकल कमेटी के मेंबर भेजेगा सर यहाँ पर। और कुछ मंत्रालयों के मंत्री भी इसमें, कुछ मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो वहाँ भी हैं और यहाँ भी होंगे वो। ठीक है सर, ये तो एक बात हो गई। तो मेंबर वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। 3 साल का कार्यकाल हो सकता है, वहाँ कार्यकाल ज़्यादा हो तो वहाँ रहेगा हमेशा वो उस पद पर रहेगा।
तो मेंबर जो होंगे, बैक जो मेंबर हैं इसके, चेयरपर्सन मेंबर, उनका कार्यकाल केवल 3 साल का होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर का कार्यकाल ज़्यादा हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकते हैं। जब तक वो मंत्री पद पे वहाँ रहेंगे, जब तक वो राज्य के अधिकारी रहेंगे, तब तक वो यहाँ भी रह सकते हैं। ठीक बात है सर। यहाँ पर ठीक है सर। आइए इसकी बात करें सर। अब इनका चयन कौन करेगा चेयरपर्सन का? सिलेक्शन कमेटी कौन होगी सर? चेयरपर्सन या मेंबर जो टेक्निकल मेंबर हैं, एनजीओ के लोग हैं, उनका सिलेक्शन कौन करेगा, उनका अपॉइंट कौन करेगा सर? तो वी हैव अ सिलेक्शन कमेटी दोस्तों। इसको कौन देखेगा? सुन लीजिएगा। सेंट्रल कमेटी जो होगी सर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट इस कमेटी के हेड होंगे। पर्यावरण मंत्री जो देश के हैं वो इस कमेटी के हेड होंगे दोस्तों। और इस कमेटी में कौन कौन से मंत्री होंगे मालूम है आपको? कॉमर्स मिनिस्टर, अच्छा भैया, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी। 1 2 3 4 5 लोग कमेटी होगी दोस्तों ये। यानी भारत सरकार एक कमेटी बनाएगी, वो आइडेंटिफाई करेगी इस आयोग का चेयरपर्सन, इसके टेक्निकल मेंबर, इसके एनजीओ मेंबर कौन कौन होंगे। और एक कौन सी कमेटी होगी सर? 5 लोग होंगे, हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, प्लस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, मे बी इसके अंदर और कौन है? साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एज वेल एज कैबिनेट सेक्रेटरी इसके मेंबर्स होंगे सर। तो 1+4 की बॉडी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी जो सिलेक्शन करेगी किसका? चेयरपर्सन का और इस आयोग के मेंबर्स का सर। ठीक है। जुर्माना लगा सकता है, बताया मैंने, आयोग जुर्माना लगा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपने उल्लंघन किया इसके कहने का, आपने उल्लंघन किया, इसने कहा भैया रिस्ट्रिक्शन है, गुड़गांव की फैक्ट्री रात में नहीं खुलेंगी और खोल ली फैक्ट्री अगर आपने, तो भैया क्या 5 करोड़ 1 करोड़ का जुर्माना या 5 साल की जेल या दोनों देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, पनिशमेंट अप टू 1 ईयर और माफ़ किया, पनिशमेंट टू 5 ईयर और 1 करोड़ पेनल्टी और बोथ। जी हाँ, दोनों हो सकता है दोस्तों ये। और इस कमीशन के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? आप एनजीटी के पास जाकर। जी हाँ, इस आयोग के खिलाफ आप शिकायत अपील कर सकते हैं, कहाँ जाकर? एनजीटी के पास। लंबी सांस लीजिए, मत लीजिए आप लोग, दिल्ली में आप रहते हैं तो अगर लंबी सांस लेंगे ज़्यादा पॉल्यूशन अंदर जाएगा। सांस थोड़ा कम लिया कीजिए, दिल्ली में रहते हैं तो, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो। मास्क लगा के रहिए घर के अंदर भी, कोरोना से बचने के लिए नहीं, वायु पॉल्यूशन से बचने के लिए। ठीक है ना? चलिए, क्या क्लियर हो गया दोस्तों? क्या हम लोगों को क्लियर है? दूसरा बिल भी, 2 नंबर दूसरा बिल आपका, 3 बिल हो गए, माफ़ कीजिए, 3 बिल हो गए हमारे। टेनेंसी एक्ट भी हो गया, 3 हो गए दोस्तों। सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच यहाँ पर। नॉर्थ इंडिया, अब तो साउथ इंडिया में स्थिति ख़राब हो चुकी है यार। मतलब साउथ इंडिया में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, बड़े बड़े शहरों में बहुत मेगा पॉल्यूशन है वहाँ पर सर। अब तो पूरे देश की हालत ख़राब पॉल्यूशन में इस समय। बस एक आध दिन सरकार ये कहने वाली है कि लोग सांस लेना बंद कर दें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे पॉल्यूशन का, आत्मनिर्भर बनिए, आप सांस लेना बंद कर दीजिए, हम हवा तो सुधरने वाली नहीं है हमसे। मतलब यार ऑर्डिनेंस, मतलब आप पास नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी ताज्जुब वाली बात मुझे लगती है। इतना इंपॉर्टेंट बिल है, इतनी बड़ी संस्था बनाई है, सबको बंद करके आप इतनी बड़ी संस्था बनाते हैं, 1 साल से ऑर्डिनेंस को पास नहीं कर पाते हम लोग। ये इससे बड़ी नाकामी क्या होगी सरकारों की यार? मतलब एक ऑर्डिनेंस पास करना है जिस मुद्दे पर लगता है विपक्ष भी आपके साथ आ जाएगा, एयर पॉल्यूशन की बात है, कोई विरोध नहीं करेगा इस पर, मेजोरिटी सरकार के पास है, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हो यार। ये दिखाता है कि आपके पास बिल रखने का समय नहीं है या बिल रखना इंपॉर्टेंट ही नहीं मानते आप। आपने अपनी जो फंक्शनिंग होती है, अपना जो शेड्यूल होता है पूरा का पूरा, आपका बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन गुजर गया, बजट 2 बार गुजर गया, बजट सेशन आपका 3 सेशन में आप बिल नहीं रख पाए। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी नाकामी हमारे लिए ये, कि हम 3 बार सदन गुजरा, बिल नहीं रख पाए हम लोग यहाँ पर अब तक। बाकी कितने बिल हमने पास कर लिए, कितने बिल हम पास कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, ऑर्डिनेंस पास नहीं कर पाए। ये दिखाता है सरकार की लापरवाही, रवैया यार। पास ही नहीं करना है, जिम्मेदारी किसको है, कौन पूछ रहा है? सिटीजनशिप बिल होता, किसानों वाला बिल होता, या कोई ऐसा धार्मिक लव जिहाद वाला बिल होता, तुरंत पास हो जाता, तुरंत पास हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जो काम के बिल हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं, उन बिलों को पास नहीं हो रहा, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा ऑर्डिनेंस की बात करें। ये भी ऑर्डिनेंस है जी, ऑर्डिनेंस सरकार हो गई है आजकल हमारी, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस। तीसरा चौथा बिल है ना ये, 3 तो ऑर्डिनेंस ही उसमें से। कितने ऑर्डिनेंस पास किए सरकार ने पीछे। चलिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस के एक और ऑर्डिनेंस देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट 2021। आराम समझिएगा और प्यार समझाऊंगा दोस्तों, पूरा बिल समझ में आएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट नहीं, मतलब 2-4 मिनट लग सकते हैं, समझिएगा बड़ा प्यार से मामला, ठीक है दोस्तों। इंसॉल्वेंसी दिवालिया कह लीजिए अपनी भाषा में, दिवालिया होना, पेमेंट नहीं कर पा रहे, लोन लेके रख लिया है, आप माल्या नहीं बन पाए, भग नहीं पाए देश से, और आपको दिवालिया का सामना करना पड़ेगा। आपकी फैक्ट्री, आपका घर, आपने जो भी सामान लिया है, आपका जो भी आपकी प्रॉपर्टी, उसको दिवालिया किया जाएगा, ठीक है। अब आइए इंसॉल्वेंसी, यानी जो ऐसे लोग जो लोन नहीं लौटा पाते हैं। आइए दोस्तों, क्या है यहाँ पर बात करें। पहली बात तो ऑर्डिनेंस कब आया था सर, ये 4 अप्रैल 2021 को ऑर्डिनेंस आया था ये, ठीक है। अब ये पास करना ज़रूरी है सरकार को, और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए सरकार ने क्या किया दोस्तों, अमेंडमेंट किया था। जी हाँ, अमेंडमेंट। अभी आपने जो ऑर्डिनेंस पढ़ा वो एक नया कमीशन था, कोई एक्ट में चेंज नहीं था, वो पूरा का पूरा एक नया बिल था, ऑर्डिनेंस फॉर्म में लाया था। इस बार जो ऑर्डिनेंस है वो पुराने बिल में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। अब बिल कब का है सर, वो बिल है 2016 का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, बार बार नाम आएगा तो IBC बोलूँगा मैं, IBC 2016, ठीक है दोस्तों। ये पुरानी बात हो गई है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करें इंसॉल्वेंसी की। सर हम लोग यहाँ पर इंसॉल्वेंसी क्या होती है, इंसॉल्वेंसी सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल और कंपनीज आर अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट। जब कोई लेनदार या जो देने वाला व्यक्ति है वो अपना पेमेंट या अपना ऋण नहीं चुका पाता है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो दोस्त, ठीक है। इंडिविजुअल और कंपनी अपना रीपे नहीं कर पाती है, दैट वन इज इंसॉल्वेंट है, वो इंसॉल्वेंसी है सर। अब बात सुनिए दोस्तों, एक कानून है 2016 का, वो क्या कहता है, ब्रीफ कर रहा हूँ छोटा सा मैं आपको, जिससे एक प्रोसेस क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूँ और साथ साथ में एक फ्लो चार्ट बना दूंगा। फ्लो चार्ट कहाँ बनाऊंगा, खाली जगह बना लेंगे यहाँ पर फ्लो चार्ट, हम लोग यहाँ बना लेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है। यहाँ बनाएंगे फ्लो चार्ट आपके साथ, सुनते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, एक कंपनी ने लोन लिया सर, मान लीजिए मेरी कंपनी APL, में अपने को दिवालिया करते हैं आज, ठीक है, अपनी कंपनी को दिवालिया करते हैं। मेरी कंपनी मेगा कंपनी, बड़ी कंपनी है, मैंने लोन लिया बैंक से सर, एक बैंक से नहीं कई बैंकों से लोन लिया, ठीक है। SBI है हमारा घर का बैंक, उसने मुझे 50 करोड़ रुपए दिए थे। ICICI है सर, इसने भी मुझे 30 करोड़ रुपए दिए थे। एक HDFC वाले भी हैं हमारे पास, उसने मुझे 20 करोड़ रुपए दिए थे। और एक अपने शर्मा जी का बैंक जानते हैं आप लोग, पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने बड़ी राशि दी थी मुझे, 100 करोड़ रुपये दिए थे। कुल मैंने मार्केट से उठाए 200 करोड़ रुपये सर, ठीक है। निजी सरकारी बैंक सबको चूना लगाने का प्लान है मेरा, मैंने उठा लिया 200 करोड़ मार्केट से सर, यहाँ से पैसा ले लिया मैंने। अब मैंने कहा मेरे पास पैसा है ही नहीं, या मैंने कहीं और लगा दिया, मेरी कंपनी डूब गई, वॉटएवर, मेरे को नहीं लौटाना। वो रीज़न क्या है उसके पीछे वो कोई नहीं जानता। मैंने कहीं और लगा दिया, मैंने कंपनी बर्बाद हो गई, मेरे को घाटा हो गया, कोरोना हो गया, कंपनी बंद हो गई, वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है, मुझे 200 करोड़ नहीं लौटाने ये। अब मैं 200 करोड़ मेरी कंपनी खड़ी है, आप चाहे तो फैक्ट्री देख लो चल के, कुछ पैसे की मिल जाएगी आपको। ये फैक्ट्री है जो पैसे में लेके मैंने खोली थी, इस फैक्ट्री की लागत, ज़मीन अमीन देख लो, जो बिक जाए बेचो। अब मेरे पास पैसा नहीं है देने को, तो मेरी APL कंपनी अब क्या करिए, सुनिए दोस्तों आराम से, ठीक है, अब आराम सुनिएगा। अब क्या होगा, पहली बात, इंसॉल्वेंसी को हल करने के लिए एक 330 दिन का समय देती है सर, 260, 70 + 60 ऐसे बोल लीजिए, 9 महीने + 2 महीने का और समय दिया जाता है। 9 महीने और 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो 270 दिन और 60 दिन और मिल जाते हैं एक्स्ट्रा चाहें तो आपको। अब समझिएगा, कॉर्पोरेट देनदार, कॉर्पोरेट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉर्पोरेट कौन, डेबिटर जो हम लोग हैं, मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं डेबिटर, मैं देनदार हूँ यहाँ पर, मुझे पैसा देना है लोगों का, मैं कॉर्पोरेट कंपनी चलाता हूँ, मुझे देना है पैसा लोगों का, ठीक है। मेरे पास 330 दिन का प्लान है एक प्रक्रिया को पूरा करने का। इस प्रोसेस को नाम दिया गया दोस्तों क्या, CIRP, नाम देख रहे हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP, ठीक है दोस्तों, इसको नाम है CIRP। प्रोसेस पूरा करने का समय, प्रोसेस होती क्या है, क्या क्या होता है, डिटेल में सुनेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करें, यदि मेरे ऊपर मोर देन 1 लाख का अमाउंट उधार है, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ मोर देन 1 लाख, तो ये CIRP मेरे पे लागू हो सकती है, ठीक है। तो देनदार खुद या उसके लेने वाले जो उसके बैंक हैं, जो उसके क्रेडिटर हैं, यदि 1 लाख रुपए से अधिक की राशि आप पे उधार है तो आप CIRP शुरू करने का आवेदन दे सकते हैं IBC कोर्ट में जाकर, यानी इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास जाकर आप कह सकते हैं जनाब ये आशीर्वाद है, इसी कंपनी APL है, इसने हमसे 1 लाख रुपए से अधिक उधार ले रखा है,
ये नहीं चुका पा रहा है, हम चाहते हैं CIRP शुरू की जाए, या फिर मैं चले जाऊं उसके पास। ध्यान सुनिएगा इस वर्ड को, मैं चले जाऊं या बैंक चला जाए, क्योंकि अभी बदलेगा, यही ऑर्डिनेंस में ये बदलने वाला है। मैं गया किसके पास, इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास, मैंने कहा जनाब मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, अब देख लो क्या करना है, CIRP लॉन्च कर दो। CIRP शुरू हो गई, 330 दिन का क्लॉक शुरू हो गया, 330 डेज का क्लॉक शुरू हो गया, यहाँ से 9 मंथ का क्लॉक शुरू हो गया, या 2 महीने और मिल जाएंगे उसके बाद, ये क्लॉक शुरू हो गया। 1 लाख से अधिक का उधार है मेरे ऊपर, तो ठीक है दोस्तों, आप सुनिए आराम से, ठीक है। CIRP के अंतर्गत क्रेडिटर्स की कमेटी बनाई जाती है। अब क्या है, मैंने 4 बैंकों से लोन लिया है, तो क्या होता है, चारों बैंक कमेटी बनाएंगे एक, इसको कहा जाएगा क्रेडिटर्स कमेटी। चारों बैंक अलग तो लोन बांटा है इन्होंने, लेकिन अब वो लेने के लिए एक साथ आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर CIRP पहला काम क्या होगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी। जी हाँ, जिन्होंने बैंकों ने लोन दिया है वो चारों मिलकर एक साथ आ जाएंगे, यानी मान लीजिए COC बन गई और इसमें चारों बैंक एक साथ आ गए। ये चारों बैंक है ना, ये इनका पैसा लेके भगा हूँ मैं, भगा नहीं हूँ, देश में ही हूँ, सामना कर रहा हूँ मैं इंसॉल्वेंसी का। तो चारों मिलकर कमेटी बनाएंगे, कमेटी ऑन क्रेडिटर्स कहते हैं, COC नाम रखेंगे, ठीक है इसका हम लोग। अब तो COC बनाई, अब जो भी करना है ये फैसला मिलकर करेंगे, अकेला नहीं कर सकता कोई बैंक, सब मिलकर फैसला करेंगे, सबको लागू करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं, SBI अकेला नहीं चल सकता, सबको साथ में रखना ही पड़ेगा उसको, ठीक है सर। अब आइए, अब क्या होता है, अब ये कमेटी क्या करती है सर, ये COC बन गई है, एक रेजोल्यूशन प्लान पे विचार करती है। मैं कंसीडर रेजोल्यूशन प्लान दोस्तों, एक प्लान तैयार कर सकती है कि भैया क्या करना है। आशीर्वाद नहीं चुका पा रहा, क्या आपको लगता है आशीर्वाद चुका देगा? बैंकों को लगता है नहीं, हाँ चुका देगा यार, अच्छा ईमानदार इंसान है, भी घाटा चल रहा है, कोरोना हो गया है, नहीं चुका पा रहा, चुका देगा। एक को लगता है तो माल्या का करीबी है यार, इसके ब्लड रिलेशन ढूंढो, माल्या मिल जाए कहीं ना कहीं इसके ब्लड रिलेशन में, तो ये पक्का चुकाने वाला नहीं है, ये देश के भाग भगने वाला है, प्लान तैयार करो। यानी वो प्लान तैयार करेंगे, रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेंगे। उनको क्या लग सकता है, या हो सकता है कि भैया कंपनी का मर्ज कर लो, यहाँ पर आप मर्जर कर लो, किसी और में मिला दो, एक्विजिशन कर लो, या रीस्ट्रक्चरिंग कर दो, कंपनी थोड़ा और लोन दे दो आशीर्वाद को, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, शायद दोबारा ये लोन चुका देगा, 10 करोड़ और दे दो सब मिलकर इसको आशीर्वाद को, दोबारा फैक्ट्री चालू हो जाएगी, सही से चुका भी सकता है ये। तो वो तय करते हैं रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, क्या मर्ज करना है कंपनी को, पैसा देना है कंपनी को, किसी और मतलब विलय करना है कंपनी का, वो एक प्लान तय करते हैं। तो COC क्या कर रहा है सर यहाँ पर, COC क्या कर रहा है सर यहाँ पर, एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है, एक RP तैयार कर रहा है, RP लिखूंगा इसको मैं, रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है दोस्तों, एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है। कौन तैयार कर रहा है, COC दोस्तों, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी कैसे पैसा आएगा बताता है यहाँ पर, अगर इस रेजोल्यूशन प्लान को तैयार चारों ने मिलकर किया, लेकिन एक बैंक है ना, मैं शर्मा जी वाला PNB, उनको लगता है नहीं ये प्लान कुछ घटिया प्लान है यार, आशीर्वाद को तो मतलब पैसा लौटाना ही नहीं है, तो ये जिन्होंने अमाउंट दिया है, जितना पैसा 200 करोड़ बकाया है, इसका 66% जिन्होंने दिया है मुझे, वो अगर तैयार हैं तो ये प्लान लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। सुन लीजिएगा, अगर RP को क्रेडिटर्स की कमेटी द्वारा एक निश्चित समय मंजूर नहीं किया था तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। मतलब क्या है इसका सर, आइए यहाँ पर COC तैयार किया गया, एक प्लान तैयार किया इन चारों ने मिलकर, लेकिन इसमें से PNB को लगता है नहीं यार प्लान काम नहीं कर पाएगा, तो PNB का उधार कितना मेरे ऊपर, 200 में 100 करोड़ तो PNB का है, और 100 करोड़ बाकी 3 का है यहाँ पर, 50% ही तो है, बाकी 3 का 50% तो PNB का अकेले का है। तो PNB होता नहीं आज से प्लान काम नहीं कर पाएगा, उसको दोबारा पैसा ना बेकार है, इसको तो बेच मारो कंपनी को, भग गया पैसा लेके, मान के चलो भग जाएगा, ये नहीं लौटा पाएगा। तो अगर इनकी भी सहमति नहीं बनी, मोर देन 2/3 वोट नहीं मिले, 66% दे रखा है उन्होंने उधार, जब तक वो लोग सहमत नहीं होंगे तब तक ये प्लान लागू नहीं होगा। इसके मायने समझ लेते हैं दोस्तों, 200 करोड़ उधार दे रखे हैं बैंकों ने मुझे, यदि PNB एग्री करता है 100 करोड़ देने वाला, फाइन, 50 करोड़ देने वाला SBI स्वीकार करता है, फाइन, यानी कितना परसेंट हो गया, 75% हो गया 200 करोड़ का, ये 75% हो गया, इन्होंने स्वीकार कर लिया, दैट मीन्स प्लान लागू होगा, जो ये चाहेंगे वही होगा। ICICI क्या कह रहा है, HDFC क्या कह रहा है, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उनके पास उनका लोन बहुत छोटा सा लोन था, ठीक है। तो मोर देन 66% क्रेडिटर किसी प्लान को मंजूर कर लेते हैं, प्लान लागू हो जाता है। दैट्स गुड सर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से लौट के आते हैं इस पर हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर प्लान को कमेटी द्वारा एक निश्चित समय मंजूर नहीं होती, कोई सहमति नहीं बनी, तो फिर क्या करो भैया, हटाओ, उठाओ कंपनी को, लिक्विडेट कर दो, बेच दो इसको, अभी कुछ नहीं होगा इसका।
कबाड़ी को बेच दो, इसका सोफ़ा अलग, पलंग अलग, मशीन अलग, गाड़ी के पहिए अलग, विमान का खिड़की अलग, चेयर अलग, सबको अलग करके बेच मारो, ज़मीन बेच मारो, बिल्डिंग बेच मारो, दरवाजे खिड़की सारी चीज़ अलग करके बेच मारो, इसकी लिक्विडेट कर दो, दिवालिया कर दो, उसको नीलामी कर दो, खड़े करके भैया कौन लेना, कबाड़ में भंगार वाला चाहे ले जाए उठा के, हमको इससे मतलब नहीं है। अब ये कंपनी चलाने योग्य नहीं है, अब ये लिक्विडेट ही हो सकती है, अब ये दिवालिया ही होगी और कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगर सहमति नहीं बनती, सहमति बन गई, किसी प्लान पे सहमति बन गई, ठीक है, सहमति बन गई तो क्या होगा सर, ठीक है, अब सहमति बन गई तो क्या होगा, अब इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, अब सुनिएगा, ड्यूरिंग CIRP, जब ये प्रोसेस चल रही है, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो अपॉइंटेड बाय द कंडक्ट CIRP। अब जब तक मैं प्लान तैयार कर रहे हैं, हम 4 लोग मिलकर, हम बैंक वाले प्लान तैयार कर रहे हैं, उसको लागू करवाना चाहते हैं, तब तक आशीर्वाद फैक्ट्री चलाएगा क्या, फैक्ट्री कौन चलाएगा तब तक फैक्ट्री का मैनेजमेंट एक विशेष व्यक्ति के हाथों में होगा दोस्तों, जिसको नाम दिया गया यहाँ पर RP, यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसको काम दिया गया, तुम चलाओ फैक्ट्री यार। जब तक हम लोग तय कर रहे हैं, हम चारों बैठ के बैंक वाले, कि क्या करना है इस फैक्ट्री का, तब तक फैक्ट्री आशीर्वाद नहीं चलाएगा। अब इसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चलाएगा, एक पेशेवर अधिकारी चलाएगा दोस्तों, जो CIRP को लागू करेगा। ठीक है, और ये प्रोफेशनल कौन होगा, इससे आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल होते हैं ये, जिनको इंसॉल्वेंसी बोर्ड आपको देता है कि भाई इस आदमी को रखो, ये आपको एज अ प्रोफेशनल सेवा देगा, पैसा मिलता है, इसको फीस मिलती है इस काम के लिए। ठीक है सर, अब सुनिए दोस्तों, ये तो हुआ पुराना प्रावधान। बैंक अगर लागू कर देते हैं, सहमत हो जाती है किसी प्लान पर, तो प्लान के अकॉर्डिंग नया लोन मिल जाएगा, रिस्ट्रक्चर हो जाएगा लोन। नहीं सहमत होते हैं तो कंपनी को बेच मारो। ये है पुरानी प्रक्रिया सभी कंपनियों के लिए। अब एक नया प्रक्रिया अमेंडमेंट क्या है वो सुन लीजिए दोस्तों। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अब के बिल की। इसमें अब बिल क्या आया है, यहां पर दोस्तों ये चीज आई है PIRP। अब CIRP था, अब नया शब्द आ गया दोस्तों PIRP। PIRP क्या है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अपनी भाषा में क्या है। अब तक CIRP किसके लिए थी, सभी कंपनियों के लिए, 1 लाख से ऊपर इसने भी लोन ले रखा है, सब पे लागू होती थी। लेकिन ऐसी कंपनियां जो छोटी हैं, MSME हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, मैं कहूँ आपसे अगर वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मेरे भाइयों बहनों आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले MSME पे क्लास की थी, बताया था MSME क्या होते हैं मैंने आपको। तो MSME जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम का है, जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम का है, ऐसी कंपनी MSME कैटेगरी में आती हैं दोस्तों, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में आती हैं। उनके लिए वो दिवालिया अगर हो रही हैं, वो अगर नहीं चुका पा रही हैं लोन, तो उनके लिए PIRP है दोस्तों। तो PIRP किन के लिए समझ आएगा आपको यहाँ पर, उनके लिए जो पुराने लोन नहीं चुका पा रही हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनके लिए PIRP समझिएगा दोस्तों। तो ये एक ऑर्डिनेंस क्या करता है, ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करता है एक ऑल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। CIRP सबके लिए लागू होती थी, लेकिन अब PIRP किसके लिए होगी, केवल MSME के लिए दोस्तों। ठीक है, तो MSME के लिए आएगी PIRP, पहली बात। ठीक है, PIRP आई किसके लिए दोस्तों, MSME के लिए, पहली बात। अनलाइक CIRP, PIRP में बी इनिशिएट ओनली बाय डिबेटर्स। पहले हमने क्या देखा था CIRP में, मैं उधार नहीं चुका पा रहा, मैं चला गया वो इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास, भैया मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, देख लो क्या करना है। या फिर बैंक चले गए कि भाई आशीर्वाद नहीं चुका पा रहा, क्या करना है बताइए, CIRP लॉन्च करो। लेकिन PIRP लॉन्च कौन कराएगा दोस्तों, PIRP कंपनी का, माफ़ कीजिएगा, अलग PIRP केवल और केवल देनदार, मुझे देना है ना पैसा, मैं हूँ देनदार, मैं जाऊँगा केवल इंसॉल्वेंसी के पास। मैं छोटी कंपनी चलाता हूँ, अब मेरी छोटी सी फर्म है, मैं नहीं चुका पा रहा पैसा, मैं जाऊँगा इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास, जनाब मैं नहीं चुका पा रहा हूँ पैसा, कृपया करके PIRP प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। पहले CIRP कौन स्टार्ट करवाते थे, क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है इस जगह पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये काम की जगह है, क्योंकि UPSC ऐसी क्वेश्चन पूछता है ओनली बाय डिबेटर्स, ओनली बाय क्रिएटर्स। UPSC को पकड़िए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग। CIRP जिसने उधार लिया वो भी जा सकता था, दिवालिया करने के लिए जिसने उधार दिया वो भी जा सकता था। अंडरलाइन कीजिए, फिर पढ़ा रहा हूँ इस प्रोसेस को दोस्तों। देनदार खुद या उसके लेनदार CIRP के लिए आवेदन कर सकते थे, बट इन दिस केस CIRP से अलग, ये अनलाइकली बाय PIRP में भी इनिशिएट ओनली बाय डिबेटर्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होगा सर, वहाँ बेस प्लान कौन तैयार कर रहा था, रेजोल्यूशन प्लान, वो चारों कमेटी मिलकर, चारों बैंक मिलकर। यहाँ प्लान मुझे ही तैयार करना है। जी हाँ, PIRP के दौरान बात कर रहे हैं सर, एक प्लान मेरे पास खुद होगा। बेस प्लान, मैं MSME हूँ, मैं जाऊँगा
इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास, सर एक काम कीजिए, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ लोन, मेरे पास एक प्लान है, मैं चाहता हूँ PIRP लॉन्च किया जाए। तो ठीक है, लॉन्च हो जाएगा PIRP। और मेरा जो प्लान है, बेस प्लान को कहेंगे, बेस रेजोल्यूशन प्लान कहेंगे, ये मैंने तैयार कर लिया है। वहाँ पर CIRP शुरू होने के बाद बैंकों को या लोन देने वालों को प्लान तैयार करना पड़ता है और फिर 2/3 की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ पर प्लान मेरे पास ऑलरेडी है सर, ठीक है। अब मैं प्लान को जाऊँगा बैंकों के पास लेकर से उसकी बात करूँगा। जब तक ये प्लान इम्प्लीमेंट होगा तब तक मैनेजमेंट किसके पास रहेगा दोस्तों? मेरे पास ही रहेगा। जी हाँ, PIRP के दौरान मैनेजमेंट कंपनी किसके पास रहेगा दोस्तों? मेरे पास ही रहेगा। यानी कोई प्रोफेशनल नहीं देखेगा मेरी कंपनी, वो कंपनी मैं स्वयं देखता रहूँगा। क्या अंतर समझ में आ रहे हैं CIRP PIRP के आपको? यहाँ पर CIRP चल रहा है, बड़ी कंपनियों के लिए चलता रहेगा, इंडिविजुअल के लिए चलता रहेगा, लेकिन जो MSME हैं उनके लिए क्या लागू होगा? PIRP प्री डिफाइंड है, ये चीज़ें पहले से तय हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया है कि भैया ये आएगा व्यक्ति, प्लान लेकर आएगा अपना और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है यहाँ पर दोस्तों। और अभी भी राशि क्या है सर? 1 लाख रुपए की है। ऐसे MSME जो 1 लाख रुपए भी नहीं चुका पा रही हैं उन पे लागू हो सकता है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं चुका पा रहे हैं, आप पे लागू हो सकता है। हालांकि इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे, अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा कानून में उनको, अमेंडमेंट बिल नहीं लाना पड़ेगा अगली बार, जब भी चाहे इस राशि को बढ़ाकर वो 1 करोड़ कर सकती है बाय नोटिफिकेशन, जस्ट एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के द्वारा, केवल अधिसूचना के द्वारा वो इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर सकती है। क्या ये बिल समझ में आया दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है बिल यहाँ तक? क्या ये समझ में आ रहा है बिल दोस्तों आपको? ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। MSME एक्ट है आपके पास, हम पढ़ चुके हैं। 250 करोड़ के जिनका टर्नओवर होता है ना, MSME कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं। तो कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, कौन से लोग PIRP का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? जो MSME, और MSME डेफिनेशन आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों। क्या 250 करोड़ तक का टर्नओवर या 50 करोड़ तक की मशीनरी वाले एंड ये लोग लॉन्च कर सकते हैं सर। और खुद ही इसको आवेदन करना होगा और इसके लिए बैंक फिर चालू हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बैंक, तो फिर अगर जो आपने आवेदन किया, आपने प्लान भेजा, आगे बढ़ाया प्लान को सर, ठीक है, तो मंजूरी आपको मिलेगी वहाँ से। प्लान देना होगा बैंकों को। बैंक अब इस प्लान को लागू करें ना करें ये उनके ऊपर है, इसको समझ लीजिए। मैंने खुद एक कंपनी दिवालिया करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, मैं गया इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास, मैंने कहा सर मेरे पास एक प्लान है ये। उन्होंने कहा ठीक है आशीर्वाद, अच्छा प्लान है तुम्हारा, जाओ बैंकों के पास बात करो क्रेडिटर कमेटी से, तब तक अपनी कंपनी तुम चला सकते हो, अपनी कंपनी को चलाते रहो, जाओ बैंकों के पास। मैंने बैंकों को प्लान दिया और बैंकों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया 2/3 मेजोरिटी से, तो वो प्लान लागू हो जाएगा। नहीं किया, ठीक है दोस्तों, नहीं किया तो फिर अब क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर उस केस में इंसॉल्वेंसी लागू हो जाएगी, ठीक है। बैंकों ने लागू नहीं किया तो इंसॉल्वेंसी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आपको बैंकों को तैयार करना होगा प्लान। फिर अगर उनको प्लान पसंद नहीं आता तो फिर बैंकों को कहा गया कि आप प्लान तैयार कीजिए, फिर प्लान देना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर। उनको आप मुझे कहना चाहिए, उनको आप किसी प्रकार से इंसॉल्वेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि आप PIRP नहीं करते हैं या PIRP प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, लास्ट में अगर बैंक भी अपना प्लान नहीं बना पाते हैं और उसका बेस प्लान पसंद नहीं आता है उनको, उसी केस में आप लिक्विड करेंगे या उसको बेचेंगे या उसको दिवालिया करेंगे। यानी अंत में कह सकते हैं दोस्तों हम लोग, यदि बेस रेजोल्यूशन प्लान जो मैंने दिया था, MSME ने सबमिट किया था, वो क्रेडिटर कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। क्रेडिटर कमेटी अपना कोई प्लान लेकर आती है, अपना कोई रेजोल्यूशन प्लान लेकर आती है, उसको क्रेडिटर कमेटी स्वीकार नहीं कर पाती है, तो दोनों ही इसके बाद इस कंपनी को लिक्विड किया जाएगा, इस कंपनी को ख़त्म किया जाएगा, तो ही ख़त्म किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बात पहुंच गई दोस्तों आप तक? ये बिल पहुंच गया। जो की पॉइंट है समझ आ गए, स्टार्टिंग बता दिया मैंने की पॉइंट आपको PIRP के। तो PIRP के लिए एलिजिबिलिटी क्या है याद होना चाहिए आपको, माफ़ कीजिएगा। PIRP के लिए एलिजिबिलिटी क्या? MSME, मोर देन 1 लाख का लोन, ठीक है, वो सब पॉइंट याद रखिएगा। इसमें डिबेटर खुद ही जाएगा इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास PIRP लॉन्च करवाने के लिए। जब तक PIRP चलेगी तब तक कंपनी का मैनेजमेंट मैं खुद देखूंगा, यानी खुद डिबेटर देखेगा, जो उधार ले चुका है वही देखेगा। यहाँ पर अपना खुद का प्लान सबमिट करेगा, नहीं पसंद आया क्रेडिटर कमेटी प्लान सबमिट करेगी, वो पसंद नहीं आया तभी कंपनी को लिक्विड या उसको बेचा जाएगा दोस्तों।
और जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी पीआईआरपी की, उस कंपनी पर कोई और लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी, कोई वारंट, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कोई धोखाधड़ी का आरोप नहीं लग सकता, तब तक ये पीआईआरपी चल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों मेरी बात पूरी आप तक पहुँच गई है। कुलदीप सिंह को लगता है सर घौच पौच हो गया, ऐसे कितने लोगों को लगता है? क्या कुलदीप को नींद आ रही है? ऐसा है, मतलब रीजनिंग ढूंढना हूँ मैं, पर रीजनिंग बताइए मुझे। कुलदीप ने लिखा सर घौच पौच हो गया। दूसरा मैं स्टेटमेंट आपको देता हूँ, रात के 1:45 बज चुके हैं, कुलदीप को नींद आ रही है। क्या असर्शन रीजनिंग सही है ये? क्या नहीं, दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, या दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है? बताइए दोस्तों मुझे आप। कुलदीप को ऐसा लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है? मैटर ये करता है फिर यहाँ पर। नहीं सर, कुलदीप कह रहे हैं नहीं सर, नींद नहीं आ रही है लगता है। तो कुलदीप आपका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, असेसमेंट सही है कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन रीजनिंग गलत है, नींद नहीं आ रही है आपको, मतलब समझ में नहीं आया वास्तविकता में। कोई बात नहीं दोस्तों, दोबारा देख लेना कुलदीप, समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। कुछ लोग कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट। दिनेश को डर है कि सर आप बहुत थक गए होंगे। यार अभी तो शाम शुरू हुई हम लोगों की यार, मतलब अभी तो मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं इस समय हम लोग, पढ़ने का टाइम होता है मेरे, ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोचता हूँ, प्लानिंग करता हूँ उस समय में, तो ये तो बहुत हाइपर एक्टिव टाइम है अपने आप में। आपको समझ में आ भी रहा होगा शायद, आपने जो क्लास दी करंट अफेयर्स की और अब ये क्लास आप देख रहे हैं, आपको फील होगा कि दिन भर क्लास थोड़ा डल टाइप का है यार, कि क्या चल रहा है, बस हो जाए क्लास। अब क्लास का टाइम नहीं दिखता मैं इस समय, क्या होगा, चलने दो क्लास को, आराम से पढ़ो यार, आराम से लंबा सा पढ़ो, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम निशाचर लोग हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 5 की बात करें। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बिल है अपना दोस्तों, नाम बड़ा सा, इतना नाम है, बड़ा नाम है, इतना बिल भी नहीं है दोस्तों, ये छोटा सा बिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल 2019, पुराना बिल हो चुका है, मैडम जा चुकी है, उन्होंने बिल रखा था ये। चलिए सुन लीजिए मामला क्या है सर। हरसिमरत कौर जी मंत्री थी, अकाली दल की पार्टी की मेंबर हैं, मंत्री थी केंद्र में, तब बिल लेकर आई थी वो। अब वो तो ना वो बची ना उनकी पार्टी बची केंद्र में यहाँ पर, अब लेकिन बिल बच गया है। ठीक है, तो वो समय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हमारी है सर, FPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है सर, उसका बिल है ये। क्या कह रहा है सुन लेते हैं, छोटी सी बात यहाँ पर दोस्तों, 2 लाइन का बिल है केवल, इतना नाम भी नहीं है बड़ा इसका। हम क्या कर रहे हैं देश में दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना चाहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, और प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आपको आलू से सोना बनाना है, नहीं आलू से चिप्स बनाने हैं, मतलब आई डोंट नो यार, मतलब जो बनाना है जो बन जाए यार, मतलब आलू से चिप्स बनाने हैं लेट से आपको, और उस चिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए। आलू अच्छी क्वालिटी का हो, चिप्स का साइज़ सही हो, सही फ्राई किया गया हो, उसकी पैकेजिंग क्वालिटी अच्छी हो सर, उसकी ब्रांडिंग क्वालिटी अच्छी हो, तो बिकेगा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, तो हमारे पास उस टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियर्स हो, हमारे पास एक्सपर्ट हो, ह्यूमन रिसोर्स हो उसको, तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए जहां आलू से नहीं आलू से चिप्स बनाना सिखाया जाता हो। यानी हमको दोस्तों ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए, हमको ऐसे संस्थान चाहिए जहां आलू से चिप्स बनाना सिखाया जाता हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए सर, तो वी नीड अ इंस्टीट्यूशन, तो हमें संस्थान चाहिए, और ऐसे संस्थानों को तैयार करने का काम करता है ये बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी कि भैया खाने की तकनीकें, खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकों को सिखाएंगे, कैसे आप बिजनेसमैन बने वो सिखाएंगे, कैसे अच्छा प्रबंधन करें वो सिखाएंगे, ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है। ठीक है, सब बने हुए हैं, बस उनको दर्जा देना है, छोटा सा काम है दोस्तों। हरसिमरत कौर जी का नाम आ गया स्क्रीन पर आपकी। ये बिल पेश किया था किसने, राज्यसभा में पेश किया था हरसिमरत कौर जी ने, फरवरी 13, 2019 में दोस्तों। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये बिल डिक्लेयर करता है दोस्तों कुछ संस्थानों को, देश के कुछ संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देता है सर ये। ठीक है, तो ये क्या करता है सर, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देता है किसे, कुछ संस्थानों को। तो बस नाम याद कर लीजिए, पीटी में इतना ही काम आएगा,
आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। छोटा सा काम, ये बिल्कुल मत पढ़िएगा, बिल के सारे पॉइंट्स होते हैं, इतना पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, याद करना है। द इंस्टीट्यूट आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कुंडली। जी हाँ दोस्तों, एक संस्थान कौन सा है आपका? कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, ये कुंडली में है सर। और दूसरा है तंजौर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों। ये दो संस्थान जो देश में हैं, अलग इलाकों में देश के, हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक, ये दो संस्थान जो हैं देश के दोस्तों, इन्हें दिया गया है क्या? दिया गया है क्या, स्थापित किया गया है सर इनको? इन संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का दर्जा दिया गया है। इन दोनों संस्थानों को कहा जाएगा NIFTM, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, NIFTEM, निफ्टैम की इनको संज्ञा दी गई है, स्टेटस दिया गया, यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। सरकार इनके लिए गवर्नेंस देखेगी, सरकार इन पर ध्यान देगी, ऑटोनॉमी मिलेगी काम करने की इनको। इनका मुख्य काम क्या होगा? स्किलफुल बनाओ लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करो फूड प्रोसेसिंग के लिए, टेक्नोलॉजी में निवेश करो, R&D को बढ़ाओ, एंटरप्रेन्योरशिप बना के दो। नए नए जो बच्चे पास आउट होकर निकलें वो अपने फूड प्रोसेसिंग बिजनेस खोलें, अच्छे मैनेजमेंट करें, वो लोग टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, फूड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। हमें ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है और ये संस्थान वो तैयार करके देंगे। छोटा सा बिल, दो संस्थान, इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा, इंपॉर्टेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन या नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया जाता है दोस्तों को। तो याद रखिएगा, इन्हें दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का इनको स्टेटस दे दिया गया है। क्या दोस्तों क्लियर हैं सारी बातें? मित्रों, भाइयों, दोस्तों, युवाओं, जनता, क्लियर है हमको यहाँ पर? चलिए, हरियाणा में कुंडली दोस्तों, चलिए ठीक है सर, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा है। चलिए दोस्तों, इसमें बाकी बिल पे कुछ भी काम का नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी काम का नहीं है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला बिल, 6वां नंबर बिल दोस्तों, आ जाइए यार। देखो, आज आप अगर 7 बिल पढ़ोगे ना मेरे साथ, तो मेरा वादा है आपको 7 बिल और कराऊंगा कल मैं अपनी स्पेशल क्लास में, मेरा वादा है आपसे। मुझे और पढ़ना पड़ता है इन बिल्स के लिए हालांकि, इसलिए मैं कोई कमिटमेंट जल्दी करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप टिके रहेंगे, बने रहेंगे मेरे साथ, तो मैं कल 7 बिल और करा दूंगा। इससे संसद का काम ही खत्म हो जाए पूरे इस बार की ना। एयरपोर्ट बिल है और बहुत सारे 7 बिल और हैं मेरे पास हैं, लगभग 21-22 बिल हैं दोस्तों इस बार संसद में। कितने पास होंगे आई डोंट नो, लेकिन बात करना ज़रूरी है, आप सभी बिलों की चर्चा करना ज़रूरी है दोस्तों। तो 6वां बिल आप देख रहे हैं, अगर आप टिके रहेंगे, बने रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो कल हम 7 बिल और करेंगे स्पेशल क्लास में आपके साथ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। मतलब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में होते हैं, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन फील होता है, मतलब देख के ही कमेंट लगता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन फील होती है कई बार। ऐसा मत करा करो यार, मतलब पॉजिटिव एनर्जी रखो यार। ऐसा क्यों फील कराते हो कि नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं, नेगेटिव बात करना चाहते हो? ऐसा क्यों करते हो यार? अच्छा लगता है, पढ़ा करो आराम से यार। बेटा नेगेटिव इंसान मुश्किल हो जाएगा यार लाइफ में, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लाओ यार, मज़ा आएगा लाइफ में। जितना मिलता है स्वीकार करो यार, नहीं मिलता कोई बात नहीं। वादा टूटने के लिए होते हैं, टूट जाते हैं, वादे सेट किए जाते हैं ना, टूट जाए आराम से, फिर नए वादे किए जाएंगे। इससे ज़्यादा वादे किए जाते हैं, कुछ तो पूरे हो ही जाएंगे। ठीक है ना? देखिए, फ्राइडे फेस्ट में हम वादे करते हैं इतनी क्लासेस के, कोई बात नहीं, 2 क्लास नहीं हुई तो जितनी क्लास हुई उतनी कम नहीं क्या आपके पास? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट कहेगा आशीर्वाद जी आपने वादा किया था क्लास में, बताइए पूरा कीजिए, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आइए दोस्तों, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स की बात करें आपके साथ, इस ऑर्डिनेंस की बात करें। छोटा सा ऑर्डिनेंस काम का है, लेकिन बहुत काम का है, बहुत विवादित, बहुविवादित ऑर्डिनेंस दोस्तों। आइए जरा बात करते हैं क्या है ये ऑर्डिनेंस। सर कब जारी किया गया था? अप्रैल 4 को जारी किया गया था दोस्तों, ये अप्रैल 4 को जारी किया गया ऑर्डिनेंस दोस्तों। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कुछ अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म करना है। जी हाँ, अपीलेट बॉडीज़ को ख़त्म करना है, डिज़ोल्व करना है, और कुछ के काम किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं। ट्रांसफ़र देयर फंक्शन सच एज एडिशन अपील, कुछ और बॉडी को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करेंगे, छोटा सा एक काम करेंगे, और वो है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा एक्ट है जैसे सिनेमाटोग्राफर एक्ट दोस्तों,
इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। अब इसको भंग किया गया और उसका काम दे दिया गया किसे, हाई कोर्ट को दे दिया गया। कमल हसन साहब ने हिंदू पे आर्टिकल लिखा था, पूरा पढ़ाया था मैंने आपको दोस्तों। उस समय चर्चा की थी कि किस प्रकार, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ मैं, सिनेमाटोग्राफर एक्ट है, देश में जो फिल्म मेकिंग होती है उसे रेगुलेट करता है। मैं एक फिल्म डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, फिल्म बनाता हूँ लेट से, और सेंसर बोर्ड को दिखाई फिल्म बना के मैंने। सेंसर बोर्ड 4 प्रकार के स्टैंडर्ड होते हैं, ए, यू बाई ए और एस कैटेगरी होती हैं फिल्मों की हमारे इन जनरल। एडल्ट फिल्म है, यूनिवर्सल है, यू बाई ए है, या फिर वो स्पेशल कैटेगरी में है। तो 4 कैटेगरी होती है फिल्मों की दोस्तों हमारे यहाँ पर। मान लीजिए उसने कहा आशीर्वाद जी आपकी फ़िल्म ठीक है, फैमिली संग देख सकते हैं, यूनिवर्सल फिल्म है, मुझे दे दिया, कोई समस्या नहीं है। फिर तो उसने कहा आशीर्वाद जी आपकी फ़िल्म में नहीं, कुछ सीन मुझे काटने पड़ेंगे, कुछ शब्द हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ देखते हैं माँ बाप, या बच्चे देख रहे हैं फिल्म को, नहीं चल पाएगी फिल्म, मुझे सीन काटने पड़ेंगे, तभी मिलेगा यू सर्टिफिकेट, वरना मैं यू बाई ए दूंगा या फिर ए सर्टिफिकेट दूंगा आपकी फ़िल्म को। या फिल्म के सीन तो वो जान थे, वो डायलॉग अगर नहीं बोले गए तो फिल्म मज़ा नहीं आएगा यार, वो तो फिल्म की जान है। तो मैं कहूँगा नहीं आप फिल्म नहीं हटा सकते। उसने मुझे कहा आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये मतलब मेरा विवाद हो गया किसके साथ, सेंसर बोर्ड के साथ। वो जो सर्टिफिकेट दे रहा है, मुझे लगता है नहीं, मेरी फिल्म में ये सीन होने चाहिए, ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मेरी फिल्म में सीन होने चाहिए। सेंसर बोर्ड ने कहा नहीं आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, लेकिन इससे धार्मिक उन्माद भड़क सकता है, इससे लोग दंगे पे आ सकते हैं, इससे किसी की मानहानि हो सकती है, ये नहीं चलेगा, ये फिल्म में नहीं होना चाहिए। अब सेंसर बोर्ड ने मेरी फिल्म को काटना शुरू किया। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाता था अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। इसी सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपील होती थी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहाँ फिल्म एक्सपर्ट, फिल्म के जानकार लोग बैठते थे और वो सुनवाई करते थे, और स्पेशल विंग होती थी इस काम के लिए, जहाँ सेंसर बोर्ड के मामलों की सुनवाई ही होती थी केवल। इस कानून के तहत बनाई गई संस्था थी अपने आप में ये। अब सरकार ने कहा इससे हम डिसॉल्व करते हैं, अब माननीय हाईकोर्ट इस मामले को देखेगी। तो क्या हाईकोर्ट फिल्म एक्सपर्ट होती है? क्या हाईकोर्ट मामले जल्दी सुलझ जाएंगे? क्या ट्रिब्यूनल बनाए क्यों जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं ट्रिब्यूनल्स, जिससे एक्सपर्टीज़ हो, काम जल्दी हो सके और कोर्ट पर बर्डन कम हो जाए। पढ़ेंगे पेपर 2, ट्रिब्यूनल का टॉपिक है दोस्तों, इमेज में लगा हुआ पेपर 2 में आपका, वहाँ पढ़ते हैं ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाते हैं। काम एक्सपर्टीज़ के द्वारा किया जाए, एनजीटी क्यों बनाया गया, एक्सपर्ट दे हो सके वहाँ पर काम फास्ट हो सके और बाकी कोर्ट पर हमारा बोझ कम हो सके काम का। तो अब क्या किया, बंद कर दिया ट्रिब्यूनल हमने, और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया सारा काम इसका, हाईकोर्ट को। ऐसे ही ट्रेडमार्क एक्ट बंद कर दिया, हाईकोर्ट को दे दिया। कॉपीराइट एक्ट बंद कर दिया काम, कमर्शियल कोर्ट को दे दिया। कस्टम एक्ट बंद कर दिया, अप्रूविंग अथॉरिटी हाईकोर्ट को दे दिया। पेटेंट एक्ट अपीलेट बोर्ड बंद कर दिया, हाईकोर्ट को दे दिया काम आपने। हिंदी में लिखा हुआ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग आराम से, ठीक है। ऐसे कई और ट्रिब्यूनल बंद कर दिए दोस्तों हमने। तो लगभग कुल मिला के आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे साथ, तो 5 ये हैं दोस्तों, 5 ये हैं आपके, और 3 और हैं दोस्तों। तो कुल मिला के 8 ट्रिब्यूनल का काम बंद किया गया है और कंसर्निंग हाई कोर्ट को या किसी अन्य कमर्शियल कोर्ट को दे दिया गया। यानी 8 आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल बंद कर दिए हैं, उनके काम को किसी और को दे दिया। ठीक है सर, ये है बिल का नाम दोस्तों, ट्रिब्यूनल सुधार, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म, रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज। रैशनलाइजेशन क्या, संख्या कम कर दी, रैशनलाइजेशन हो गया अपने आप में सर। ठीक है, यहाँ पर आइए और सुन लीजिए बिल में क्या है सर, और बिल में क्या है। तो हमने क्या किया सर, अब ट्रिब्यूनल्स के बाकी जो ट्रिब्यूनल्स हैं देश के, ये 8 बंद कर दिए, छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, बाकी जो ट्रिब्यूनल्स हैं देश में, उनके मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी उनके। अब आइए, तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, इसके अलावा जितने भी ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, कंपोजिशन क्या होगा उनका, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी क्या होगी सर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकेगी इनके लिए नियमों को। जी हाँ दोस्तों, अब केंद्र सरकार कभी भी नोटिफिकेशन के द्वारा शर्तें, मेंबर्स की शर्तें, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की शर्तों को बदल सकती है। यानी ट्रिब्यूनल में कौन कौन बैठेगा, क्या योग्यता होगी, कौन उसका चयन करेगा, ये सब किसके हाथ में आ गया, केंद्र सरकार के हाथ में। और केंद्र सरकार नोटिफिकेशन द्वारा काम कर सकेगी, यानी कोई अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ेगा संसद में आपको। जारी करो सूचना, शर्त बदल दो किसी भी आप ट्रिब्यूनल्स की मेंबर्स की, जिससे क्या होगा सर, ज़्यादा पावर मिल रही है यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के ऊपर केंद्र सरकार। विवादित है काफ़ी हद तक अपने आप में ये। ठीक है दोस्तों, विवादित हो गया, इसलिए यहाँ पर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कौन होती है सर, जो मेंबर चुनती है ट्रिब्यूनल्स के, जो मेंबर चुनती है ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष कौन चुनता है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी चुनती है दोस्तों। और ये कमेटी के अब मेंबर कौन तय करेगी, भारत सरकार। इस मेंबर कौन होते हैं सर, सुन लीजिए इस समय, आराम सुनिएगा। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है दोस्तों, जो चेयरपर्सन होता है ट्रिब्यूनल का, जो मेंबर होते हैं ट्रिब्यूनल्स के, विल बी अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है,
अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो वो खुद होगा या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजेगा, पहला काम, ठीक है, चेयरपर्सन होगा वो। 2 सेक्रेटरी होंगे भारत सरकार के मंत्रालयों के। द सिटिंग ऑफ आउटगोइंग चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, तो किसी भी हो सकता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई सिटिंग जज हो वहाँ पर। द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर द विच ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट, मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल है, मान लीजिए ट्रिब्यूनल बनाया हम लोगों ने एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट मिनिस्ट्री का अधिकारी इसमें शामिल हो जाएगा। यानी सरकार एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बना रही है जिसकी रिकमेंडेशन के बाद ही ट्रिब्यूनल्स के मेंबर और चेयरपर्सन को चुना जाएगा। अब ये जो कमेटी बनाई है दोस्तों आपने, ठीक है, ये कमेटी के मेंबर्स को सरकार कभी बदल सकती है, सिंपल नोटिफिकेशन के द्वारा। ये बड़ी बात है। अभी तो ये कमेटी आपको दिख रही है ठीक ठाक, जब सरकार चाहेगी इसकी नियम बदल देगी, इसके काम बदल देगी, और सिलेक्शन कमेटी को बदल सकती है जब चाहेगी सरकार इस नए बिल के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का या 70 साल, 4 ईयर या 70 या विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। मेंबर के लिए 4 साल या 67 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। तो ट्रिब्यूनल जो भी होंगे देश में, उनके मेंबर का कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का होगा या 70 साल अध्यक्ष का कार्यकाल, या फिर कोई मेंबर है तो 4 साल और 67 ईयर ऑफ एज विच एवर इज़ अर्लियर दोस्तों। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा काम और कर दिया हम लोगों ने दोस्तों। अब तक ट्रिब्यूनल बताए गए थे उस कानून के मुताबिक कौन कौन से ट्रिब्यूनल देश में काम कर रहे हैं। 8 ट्रिब्यूनल थे, उनको हमने बंद कर दिया, बाकी ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। इसी लिस्ट में एक और जोड़ दिया हम लोगों ने दोस्तों। कौन सा ट्रिब्यूनल जोड़ दिया वो सुन लीजिए। हमने एक नया ट्रिब्यूनल जोड़ दिया इसके अंदर। कौन सा सर? कंज्यूमर ट्रिब्यूनल जो कमीशन था सर, हमने बनाया था एक्ट के तहत, वो जोड़ दिया है इस फाइनेंस एक्ट के ट्रिब्यूनल नंबर सूची में। यानी कि ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं अलग अलग कामों के लिए, इसी में एक नया ट्रिब्यूनल आ गया दोस्तों, एक नया संस्था आ गई इसके अंदर। और वो किस काम के लिए है सर? उपभोक्ता विवाद जो होते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट जो होते हैं, उनको सुलझाने के लिए जो कमीशन बनाया गया है देश में, वो भी अब इसके अंतर्गत आएगा। यानी उसके अध्यक्ष का चयन भी, उसके मेंबर्स का चयन भी कम सिलेक्शन कमेटी करेगी। इसकी सेवा शर्तें भी वही होंगी जो कि इस कानून में कही गई हैं। यानी कि दोस्तों पढ़ लीजिए इसको आराम से। ये 8 तो बंद कर दिए हम लोगों ने, ये 8 तो हमने बंद कर दिए, ठीक है ना, ये हमने 8 तो बंद कर दिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर बता दिया आपको मैंने। ये अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अध्यादेश अलग से काम हो रहा है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को इस दायरे में लाता है। मतलब किस दायरे में? नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स के दायरे में, ठीक है। यानी इसके मेंबर भी, इसकी कमेटी भी, इसकी सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार तय कर सकती है। क्या दोस्तों समझ में आया बिल आपको? ये क्या ये बिल समझ में आया दोस्तों आपको? बताइए मुझे आप लोग। क्या समझ में आई दोस्तों बात आपको? बताइए मुझे। ठीक है, एवरीथिंग ओके सर। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कमीशन होंगे सर, वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। फाइन फाइन, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। चलिए दोस्तों मूव करते हैं सर। लास्ट बिल आज का, 7th बिल अपना आज का दोस्तों, नेफिड इस साल के बजट में, इस साल का जो बजट आया था दोस्तों, उसमें हमारी निर्मला जी ने कहा था इसके बारे में कि बिल लाया जाएगा, बनाया जाएगा DFI। फाइनली बिल लाया गया दोस्तों। क्या है नेफिड, बात कर लेते हैं आपके साथ। नेफिड दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा में लाया गया था, कब? ये मार्च 22 2021 को लोकसभा में लाया गया, बिल को अभी पास नहीं हुआ है। नेफिड की घोषणा बजट में की गई थी कि बनाया जाएगा एक संस्थान, उसके लिए बिल लाया गया। नेफिड पर ऑलरेडी चर्चा मैं कर चुका हूँ कई बार। नेफिड क्या करेगा सर? बिल क्या करेगा सुन लीजिए। ये बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश नेफिड एज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, ये देश का मुख्य संस्थान होगा। कौन सा सर? राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण बैंक की स्थापना करता है सर। ये बिल एक बैंक बना रहा है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा डेवलपमेंट दोस्तों। जी हाँ, ये क्या होगा?
एक विकास वित्तीय संस्थान, डीएफआई याद रखेंगे वर्ड दोस्तों, पकड़ लीजिए डीएफआई। डीएफआई को हिंदी में कहते हैं सर विकास वित्तीय संस्थान, डीएफआई। यानी कि ये बैंक लोन देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ये लोन देगा अवसंरचना परियोजनाओं को। नैफेड नाम का दोस्तों ये संस्थान होगा, ये लोन देगा बैंकों को, लोन देगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दोस्तों। ठीक है सर, सब कुछ ठीक है हमारे बीच? जी हाँ, सब कुछ ठीक है सर। आइए फटाफट बात कर लें, 4-5 स्लाइड इसकी भी हैं। डीएफआईज क्या करती हैं सुन लीजिए दोस्तों, डीएफआईज क्या करेंगे समझिएगा आराम से। डीएफआईज आर सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जी हाँ, लंबी अवधि के लोन देंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो लंबी अवधि के लोन की होती है दोस्तों, वो दिए जाएंगे। ठीक है, इंफ्रा के लिए द रिस्क इन्वॉल्व आर द बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड अदर ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यदि बैंक लोन देते हैं तो उनके बैंक लोन डूब सकते हैं कई बार, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है। तो बैंक या एनबीएफसी पार्टिसिपेट नहीं करते इनमें, तो डीएफआई बनाना ज़रूरी है। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होना ज़रूरी है जो लोन दे सके। अब कार लोन, हाउसिंग लोन या एग्रीकल्चर लोन देना आसान है बैंकों के लिए, रिस्क थोड़ा कम होता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर, बड़ी परियोजना पर लोन देने में बैंक डरते हैं, रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। ऐसे में हमें लोन देना चाहिए कोई यहाँ पर, तो हम बना रहे हैं डीएफआई जो लंबी अवधि के लोन देगा। किसको सर? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। फाइन सर, याद रखिएगा बैंक की तरह नहीं होते डीएफआई, जनता से पैसा नहीं लेते हैं। डीएफआई बैंक नहीं है, नाम से लग रहा है नैफेड ना, लग रहा है बैंक है, नेशनल बैंक। तो बैंक भले नाम में है इसके, लोन देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये जनता से पैसा जमा नहीं करता दोस्तों। अनलाइक द बैंक, डीएफआई डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। ठीक है सर, तो ये फंडिंग पैसा कहाँ से लेकर आते हैं सर? ये पैसा कहाँ से लेकर आते हैं सर? ये पैसा लेके आते हैं, सरकार देती है इनको, उधार लाते हैं किसी से, अपने बॉन्ड जारी करते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट से पैसा लाते हैं, कुल मिलाकर डिफरेंट सोर्सेज से पैसा लेकर आते हैं, फिर आगे बांटते हैं। जनता का पैसा नहीं लेते। ठीक है, ये बाज़ार से, सरकार से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, एआईआईबी से, वहाँ से पैसा लेकर आते हैं। और या फिर सरकारी गारंटी पर उठा लिया पैसा, लिया है पैसा मार्केट से, गारंटी दे दी सरकार की, भाई हमारे भी सरकार बैठी है, मालिक सरकार है हमारी, वो दे देगी आपको। जी हाँ दोस्तों, तो मार्केट, गवर्नमेंट एज वेल एज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन आर ऑफन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट गारंटीज। यानी जनता का पैसा नहीं लेते हैं ये। अब मान ली सड़क बिछानी है यहाँ से लेकर कॉन्ट प्लेस तक मुझे, तो यहाँ सड़क बिछानी है कॉन्ट प्लेस तक, अगर सड़क बिछाने की जो लागत होगी वो लोन ले सकता हूँ मैं डीएफआई से। 20 साल का लोन, 25 साल का लोन ले लूँगा। वो कहाँ से लाएगा? सरकार से या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। मुझे लोन लेगा डीएफआई से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अब आगे बात सुनिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बैंक जो बना रहे हैं हम लोग, नैफेड जो बना रहे हैं दोस्तों, नैफेड हम जो बना रहे हैं यहाँ पर एक बॉडी बनाई जाएगी, उसकी मालिक होगी यहाँ पर नैफेड नाम की संस्था जो है सर, एक संस्था बनाई जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपये इसकी इनिशियल रखा गया है। अब 1 लाख करोड़ कहाँ से आएगा इस बैंक के अंदर सर? जो बैंक हम बना रहे हैं 1 लाख करोड़ की पूंजी कहाँ से आएगी? केंद्र सरकार देगी सर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सोवरन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से ले सकता है पैसा, मतलब एसबीआई भी दे सकता है इसको पैसा। डीएफआई उधार ले सकता है, एसबीआई से भी ले ले, 5 साल के लिए, 10 साल के उधार ले सकता है। तो डीएफआई किसका सपोर्ट है? गारंटी भारत सरकार की है। एसबीआई सड़क बनाने का लोन भले ही ना दे, वो डीएफआई को लोन दे देगा, क्योंकि वो जानता है डीएफआई के पीछे गारंटी भारत सरकार की है। तो यहाँ पर ये पैसा सबसे लेगा दोस्तों। अभी इनिशियली भारत सरकार 100% पैसा लगाएगी, और जैसे इसकी राशि बढ़ती जाएगी भारत सरकार पैसा कम करती जाएगी। तो इनिशियली भारत सरकार 100% शेयर किसके पास होंगे? भारत सरकार के पास। धीरे धीरे और लोग पैसा डालते जाएंगे इसके अंदर, सरकार में पैसा कम करती जाएगी, और सरकार 26 तक कर सकती है दोस्तों। तो मैक्सिमम कितना पैसा रख सकती है सरकार इसमें? 26% तक रख सकती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेट गोल क्या है सर इसके? पैसा देना है, फाइनेंस करना है सर, पैसा पहुंचना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक। इसका अल्टीमेट गोल क्या है इसका? वो है इंफ्रा प्रोजेक्ट तक पैसा पहुंचे। ठीक है सर, और दूसरा इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सर कि भैया विकास पर उद्देश्य में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए बाउंड ऋण बाजार के विकास में मदद करना शामिल है। क्या मतलब है सर इसका? समझिएगा दोस्तों, ये 2 प्रकार के काम करेगी सर। ये 2 प्रकार के काम करना नैफेड को, फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा पहुंच पाए सर, किस काम के लिए? इंफ्रा बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए पैसा दे पाएगा सर ये। तो डायरेक्टली दे देगा पैसा, या आप एसबीआई से ले लो, हम एसबीआई को हम गारंटी दे देते हैं, तो इनडायरेक्टली पैसा दे देगा ये। समझिए इस बात को। या तो नैफेड मुझे सीधा पैसा देगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लोन दे देगा, या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? वो जो गारंटी दे देगा लिखकर कि जाओ लोन ले लो,
अगर नहीं दे पाए तो वो चुकाएगा लोन नेफेड जाकर। फिर तुम SBI से लोन लो 20 साल का, तुम नहीं चुका पाए SBI को, तो मैं चुका दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ SBI को। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लोन दे रहा है सर, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हो सकता है प्रोजेक्ट पार्टनर बन जाए। नेफेड हो सकता है निवेश ना, लोन ना दे मुझे, कहीं काम करो 10% पार्टनर बना लो मुझे प्रोजेक्ट में अपना। नेफेड पार्टनर हो सकता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दे सकता है। कुल मिलाकर पैसा दे रहा है यहाँ पर वो। और दूसरा काम क्या कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है दोस्तों, विकासपरक उद्देश्य। क्या होगा सर इससे, अल्टीमेटली जब नेफेड खड़ा होगा ना तो बॉन्ड मार्केट पैदा होगा देश का, लोगों को और संस्थान आएंगे पैसा देने के लिए, डेवलपमेंट होगा मार्केट का हमारे यहाँ पर, बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा हमारे यहाँ, और संस्थान आएंगे जो लॉन्ग टर्म लोन देना चाहेंगे। जी हाँ, DFI का पूरा एक मार्केट तैयार हो जाएगा देश के अंदर, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, तो क्या करेंगे सर, बताया मैंने आपको, लोन दे सकते हैं ये लोग, तो लोन दे सकते हैं, ठीक है। रीफाइनेंस कर सकते हैं, आपको किसी और ने दिया हम उसको चुका देंगे सर। इन्वेस्टमेंट दे सकता है सर आपको ये यहाँ पर। कुल मिला के जो काम बताया मैंने सारे काम करेगा सर यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ और काम नहीं करना सर हमको यहाँ पर, और कुछ काम नहीं करना। पैसा बताया कहाँ से लाएगा, बताया मैंने आपको, ये पैसा कहाँ से लाएगा, सरकार देगी, RBI से ला सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों से, म्यूचुअल फंड से, वर्ल्ड बैंक से, वहाँ से पैसा ला सकता है ये। नेफेड आपका 100 करोड़ की राशि इकट्ठा करेगा सर। कुछ खास नहीं करना हमको यहाँ पर, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। कैसा रहा दोस्तों सातों बिल? ओहो, 1:05 हो गए हैं सर, सुबह के 1:05 हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन पसंद आया आपको, काफ़ी लोग रहे मेरे साथ, तो इससे अच्छी बात क्या होगी सर। तो हम एक काम करेंगे, कल पूरा प्रयास मैं करूँगा, वादा नहीं कर रहा हूँ वरना सचिन जी कहेंगे सर पीछे पड़ जाएंगे अभी, तो सचिन सर हमारे परेशान करेंगे, सर आपने वादा किया था, ठीक है। तो वादा नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे कोई, लेकिन पूरा प्रयास करूँगा, सूत्रों के मुताबिक पूरा प्रयास करूँगा मैं कि कल आपकी क्लास हो जाए, ठीक है। कौन सी क्लास? स्पेशल में क्लास हो जाए दोस्तों। स्पेशल में क्या करेंगे हम लोग कल, हम 5 बिल, कम से कम 5 बिल गारंटी में ले सकता हूँ, वो मेरी क्षमता में आएगा, क्योंकि कल दिन में और भी काम है, क्लासेस और भी है मेरी कल दिन में। तो कल हम कम से कम 5 क्लास और करें सर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, आप लोग बने रहे इस फाइट में। सुबह अपनी क्लास द हिंदू की होगी, समय पर उम्मीद कर रहा हूँ 9 बजे, और 2-4 शॉर्ट वीडियो भी आएंगे, देख लीजिएगा आराम से। कल मेरा कोई शेड्यूल है दोस्तों, एक शेड्यूल बचा हुआ है अपना आज का, जो 12 बजे था अपना, कौन सा क्लास था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ना, उसको करेंगे कल हम लोग, कल मैराथन क्लास करेंगे उस पर हम लोग आराम से, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे दोस्तों, ठीक है। बाकी कल ऐप पे दोस्तों ज्योग्राफी के 4 टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 4 टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन है कल ऐप पर आपका मेरे साथ, और करंट अफेयर्स कल क्लास भी करंट अफेयर्स की वहीं पे होगी आपकी, ठीक है ना। तो बहुत कुछ है कल ऐप के ऊपर, दिन में 2 बजे के बाद दोस्तों जुड़े जाइए ऐप पर मेरे साथ। कल मनाएंगे ऐप सैटरडे यानी ऐप डे दोस्तों। मिलेंगे आपसे कल, दीजिए भी के लिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।